जब एलेक्स सीग्रेट एकदम शरारती बच्चा था और अपना ज्यादातर समय राजधानी में फिशिंग जैसी बेकार एक्टिविटीज में वेस्ट करता था, तभी उसके पास एक जादूगर आता है, एल्डार्स। वो कैजुअली पूछता है कि क्या उसे मैजिक में दिलचस्पी है। पहले तो एलेक्स को लगता है कि ये बंदा कोई डीडी का एजेंट वगैरह है लेकिन बाद में पता चलता है कि एल्डार्स को बस मैजिक सिखाने में रियल इंटरेस्ट है। एल्डार्स उसे सिखाना शुरू करता है, ये सोचकर कि आगे जाकर उसके दोस्त कौन होंगे और मॉन्स्टर्स के अटैक से उन्हें कैसे बचाना पड़ेगा। उसके टफ टीचिंग मेथड्स की वजह से एलेक्स काफी जल्दी जादू सीख जाता है। फिर भी उसके अंदर गिल्ट था कि एक ही स्पेल में पूरा दिन लग गया। उसे ये सुनाई भी नहीं दिया कि आम लोग वही स्पेल सीखने में 1 महीना लगा देते हैं। एलेक्स सुपर एक्साइटेड होकर एक और स्पेल सीखने की डिमांड करता है, पर एल्डास कह देता है एक स्पेल एक दिन के लिए काफी है। एलेक्स का मूड ऑफ, लेकिन एल्डास अपनी बात पर टिका रहता है और दोनों फिर से फिशिंग मोड में चल जाते हैं। एलेक्स पूरा टाइम मुंह बनाकर बैठा रहता है। तभी एल्डास उसकी ईगो को टेकल करने के लिए बोलता है, तुम में अद्भुत मैजिक टैलेंट है, बिना कुछ सीखे भी फ्यूचर में ग्रेट विजर्ड बनोगे, बस इसे किस्मत पर छोड़ दो। एलेक्स से सुनकर चौंक जाता है और पूछता है कि वो आखिर उसे मैजिक क्यों सिखा रहा है। जवाब मिलने से पहले ही एल्डास की फिशिंग रॉड में मछली फंस जाती है और वो पैनिक मोड में चला जाता है क्योंकि उसने जिंदगी में पहली बार मछली पकड़ी थी टाइम बीतता गया। टीचर और स्टूडेंट की लाइफ स्मूथली चलती रही। एल्डास एलेक्स को बहुत कुछ सिखाता है, लेकिन एक दिन अचानक वो अनाउंस करता है कि वो राजधानी छोड़कर जा रहा है। एलेक्स उदास, क्योंकि शायद ये उनकी आखिरी मुलाकात थी। लेकिन एल्डास उसे एक फाइनल एडवाइस देता है, अगर कभी कोर्ट विजर्ड बनने का मौका मिले तो मना कर देना। एलेक्स को समझ नहीं आता कि इसका मतलब क्या है। वो पूछता भी है कि आखिर एल्डास ने उसे मैजिक क्यों सिखाया। एक पल के लिए एल्डास सीरियस हो जाता है और एलेक्स की दिवंगत माँ के बारे में बताता है। उसने उस पर बहुत बड़ा एहसान किया था और एल्डास सिर्फ उस एहसान का बदला चुका रहा था। वही उनकी आखिरी मुलाकात थी। एलेक्स रॉयल मैजिक एकेडमी में एडमिशन पाने के लिए जान लगा देता है, शायद एल्डास से फिर मुलाकात हो जाए। वहां उसे पता चलता है कि एल्डास भी इसी एकेडमी का टॉप स्टूडेंट था और फिर कोर्ट विजर्ड बन गया था, पर कुछ ही सालों में उसे उस पद से हटा दिया गया था। अब एलेक्स को समझ आया कि एल्डास ने उसे वो सलाह क्यों दी थी, लेकिन उसकी बात मानने के बजाय एलेक्स डिसाइड करता है कि वो कोर्ट विजर्ड बनेगा ताकि वो खुद करप्ट रॉयल कोर्ट को हराकर ठीक कर सके। शॉर्ट में वो सफल भी हो जाता है और कोर्ट विजर्ड बन जाता है, पर बाद में समझ आता है गलती कर दी। उसे एहसास तब होता है जब प्रिंस रेगुलस उसे एक डंजन के बीचों बीच उसकी पार्टी से निकाल देता है। एलेक्स रीजन पूछता है और वो गोरा बदमाश कहता है कि तुम इतने बेकार हो कि तुम्हारी टीम में कोई जरूरत नहीं। रेगुलस बोलता है कि फ्रंट लाइन पर मॉन्स्टर्स से जान जोखिम में वो डालता है। फायर मेज लेनी स्पेल्स मारती है, उनका टैंक आईएक्स अटैक्स रोकता है, और दूसरी तरफ एलेक्स बस पीछे खड़ा रहकर पैथेटिक सपोर्ट मैजिक करता है। रेगुलस कहता है कि उनकी पार्टी में ऐसे लूजर की जरूरत नहीं। लेनी भी अग्री कहती है और उसे कावर्ड कहती है जो डंजन में आगे जाने से डरता है। आईएक्स साइलेंटली सर हिलाकर सपोर्ट कर देता है। फिर लेनी बताती है, हम तुम्हें अभी तक सिर्फ इसलिए सहन कर रहे थे क्योंकि किन का ऑर्डर था, अब प्रिंस ने निकाल दिया है, सो बाय बाय। रेगुलर सोचता है कि एलेक्स ने टॉप मार्क्स इसलिए लिए होंगे क्योंकि उसने टीचर्स को ब्राइब वगैरह दिए होंगे। और फिर वो पूछता है, जब आम लोगों को हथियार रखने की मनाही है, तुम्हारे पास डैगर क्यों है। एलेक्स समझाने की कोशिश करता है कि अगले फ्लोर में जाने के लिए डैगर जरूरी है, पर रेगुलस भड़क जाता है, डैगर छीन लेता है और उसकी कॉलर पकड़कर चिल्लाता है कि मेरी पार्टी में कोई मेरी अवज्ञा नहीं करता। प्रिंस उसका कोर्ट विजिट वाला रोप तक छीन लेता है और एलेक्स ह्यूमिलिएशन में डंजन से बाहर भेज दिया जाता है। फिर भी वो अपनी पार्टी की हेल्प करना चाहता है। वो कुछ नोट लिखता है जो उन्हें लोअर फ्लोर्स में सरवाइव करने में हेल्प कर सकते हैं। अगले दिन वो राजा से मिलने कैसल जाता है, पर गार्ड्स रोक देते हैं। तुम अब कोर्ट विजिट नहीं, आम आदमी हो और आम लोगों को महल में एंट्री नहीं। एलेक्स शॉक में, और तभी लेनी सॉल्ट छिड़कने पहुंच जाती है। वो नोट्स फाड़कर जमीन पर फेंक देती है और गार्ड्स को ऑर्डर देती है कि इस आदमी को बाहर फेंक दो। अब एलेक्स शहर के बीचों बीच, विदाउट जॉब, विदाउट रिस्पेक्ट, टूट चुका। और अंत में उसे वो बात याद आती है, कोर्ट विजिट मत बनना। तभी अचानक एक जानी पहचानी आवाज उसका नाम पुकारती है। वो पलटता है, सामने एक रेड हेड लड़की उसे घूर रही होती है और फिर वो दौड़कर उसे हक कर लेती है। कुछ सेकंड बाद एलेक्स रिकॉग्नाइज करता है, ये तो योरहा है, उसकी एकेडमी डेज की पुरानी फ्रेंड। दोनों बैठकर बात करते हैं और एलेक्स उसे पूरी कहानी सुनाता है, कैसे उसे प्रिंस रेगुलस की पार्टी से निकाला गया और कोर्ट विजिट की जॉब भी छिन गई।
योरहा ये सब सुनकर अंदर से आग बबूला हो जाती है और उस पूरे किंगडम को कोसने लगती है कि कैसे वहां नोबल्स और नॉर्मल लोगों में साफ साफ भेदभाव किया जाता है। एलेक्स उसे जल्दी से शांत करता है, इससे पहले कि आसपास कोई सुन ले। फिर योरहा मुस्कुरा के बोलती है कि अच्छा ही हुआ उसे जॉब से निकाल दिया गया, क्योंकि पिछले 2 दिनों में उसने इतना नॉनसेंस झेला है कि अब उसे किसी की बात से फर्क नहीं पड़ता। तभी योरहा उसे वो पुराना वादा याद दिलाती है कि एक दिन वो उसे अपनी पार्टी में जरूर शामिल करेगी। एलेक्स की आंखों में वो याद इंस्टेंटली फ्लैश हो जाती है और योरहा बताती है कि असल में वो इसी वजह से कैपिटल आई थी। वो खड़ी होकर अपना हाथ आगे बढ़ाती है और एलेक्स से रिक्वेस्ट करती है कि चलो डंजन कॉन्कर करते हैं। एलेक्स इस ऑफर से खुश तो है, पर जॉब लॉस के बाद सेल्फ डाउट उसके दिल में घर कर चुका है। लेकिन योरहा, उसे इन सब चीजों की जीरो टेंशन है। वो कहती है कि उसे अपनी टीम में सिर्फ और सिर्फ एलेक्स ही चाहिए। कोई और मजिशियन उसकी जगह कभी नहीं ले सकता। ये सुनते ही एलेक्स के दिल में फिर से कॉन्फिडेंस जाग उठता है और बिना सोचे वो ऑफर एक्सेप्ट कर लेता है। योरहा एक्साइटमेंट से उसे अपनी नेक्स्ट ग्रैंड पार्टी के लिए इनवाइट कर देती है। अगले ही दिन एलेक्स योरहा के साथ अपना देश छोड़ देता है। उसे एल्डा की वो एडवाइस याद आती है, कोर्ट मजिशियन मत बनना। कुछ दिनों बाद एलेक्स के लीविंग की खबर रेगुलस और उसके साथियों तक पहुंचती है और शॉकिंगली उन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता। रेगुलस बताता है कि एकेडमी में एलेक्स को एक जीनियस माना जाता था और उससे बहुत उम्मीदें थी। अब उसे लगता है कि उन्होंने बस अपना टाइम वेस्ट किया। लेकिन लेनी कहती है कि टेंशन लेने की जरूरत नहीं, जल्द ही एक प्योर नोबल उनकी टीम में शामिल होने वाला है और उनका स्क्वाड और भी ओवर पावर्ड बन जाएगा। इस बीच एलेक्स और योरहा पहुंचते हैं फिजल, डंजन सिटी। योरहा उसे प्राउडली बताती है कि ये शहर सिर्फ एडवेंचरर्स का बेस है। यहाँ नोबल्स और कॉमनर्स में कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं। वो चाहती है कि एलेक्स तुरंत एडवेंचरर गिल्ड में रजिस्टर हो, पर जैसे ही वो डेस्क तक पहुंचते हैं, एक बड़ा झटका। रिसेप्शनिस्ट बोलती है कि एलेक्स को उनकी पार्टी में रजिस्टर नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो लोग 30th फ्लोर से ऊपर वाले डंजन्स एक्सप्लोर करते हैं और एलेक्स को कैपेबिलिटी प्रूव करने से पहले 2 साल तक गिल्ड में रहना मैंडेटरी है। योरहा तुरंत भड़क जाती है। वो कहती है एक्सेप्शन बनाओ, लेकिन रिसेप्शनिस्ट साफ मना कर देती है। योरहा पूछती है कि उसकी फ्रेंड क्राजा ने इसके बारे में बात नहीं की। रिसेप्शनिस्ट कंफर्म करती है कि क्राजा यहाँ आई थी और धमकी भी दी थी कि एलेक्स को इंक्लूड करो, लेकिन ऐसे क्रेजी लोग तो डेली मिलते हैं, इसलिए किसी ने उसकी बात सीरियसली नहीं ली। नो रिजल्ट। दोनों गिल्ड से बाहर आते हैं और एक पब्लिक पार्क में बैठकर लंच करते हैं। योरहा बताती है कि वो लोग पहले ही डंजन की 52nd फ्लोर तक पहुंच चुके हैं। वो 2 साल वेट बिल्कुल नहीं कर सकती कि एलेक्स उसकी टीम में ऑफिशियली शामिल हो, लेकिन गिव अप, वो वर्ड तो उसकी डिक्शनरी में है ही नहीं। इसलिए वो प्रपोज करती है कि अगर डीप डंजन में नहीं जा सकते तो पहले वार्म अप शैलो डंजन कर लेते हैं। एलेक्स अग्री करता है और दोनों पहुंच जाते हैं एक लो लेवल डंजन में, जहां सिर्फ इंसेक्ट टाइप मॉन्स्टर्स हैं। योरहा अपना रीइंफोर्समेंट मैजिक यूज करके एलेक्स की स्पीड बूस्ट कर देती है और चारों तरफ दौड़कर आसानी से मॉन्स्टर्स को फिनिश करती जाती है। लेकिन जल्द ही सीन बदलने लगता है। मॉन्स्टर्स कम होने की बजाय और ज्यादा स्ट्रांग होते जा रहे हैं। एलेक्स को भी लगता है कि कुछ तो गड़बड़ है, जरूर नेस्ट में कोई अनोमली है जो इन्हें बफ कर रहा है, लेकिन अभी सब कंट्रोल में है। फाइट के दौरान योरहा अपनी शील्ड एक्टिवेट करके नेस्ट की डायरेक्शन में आगे बढ़ने लगती है। एलेक्स वार्न करता है कि ये रिस्की है, पर वो कैजुअली हंसते हुए कहती है, अरे ये तो कुछ भी नहीं। फिर वो दर्द से सच बोलती है, लगता है तुमने अपनी एज खो दी है। पहले वाले एलेक्स होते तो ये इंसेक्ट्स तुम्हारे लिए जीरो डिफिकल्टी होते। ये सुनकर एलेक्स को एल्डा की सीख याद आती है, दोस्तों की रक्षा करना ही असली शक्ति है। वो इंस्टेंटली अग्रेशन मोड ऑन कर देता है, फायरबॉल से कुछ मॉन्स्टर्स को ब्लास्ट करता है, बाकी को डैगर से खत्म करता है। तभी एक मैसिव मॉन्स्टर स्वॉम्प उन्हें घेर लेता है, लेकिन अब योरहा घबराती नहीं। वो एक जाइंट बैरियर क्रिएट कर देती है, जिससे एलेक्स के पास टाइम आ जाता है एक वाइड रेंज स्पेल चार्ज करने का। बूम! एक ही स्पेल में सारे इंसेक्ट्स वैनिश। चुप्पी छा जाती है। योरहा उसकी पीठ पर हाथ रखकर प्राउडली बोलती है, देखा, अभी भी स्पार्क बाकी है। तभी जमीन हिलने लगती है और नीचे से एक जाइंट वर्म निकल आता है। शॉक में वो सीधे योरहा पर जंप कर उसे निगलने ही वाला होता है। एलेक्स चिल्लाता है, शील्ड एक्टिवेट रखो,
मैं हूं ना। योरहा उस पर पूरा विश्वास करती है और मैजिक शील्ड रेस कर देती है। एलेक्स आग का एक विशाल सरपेंट समन करता है और उस वर्म को पूरी तरह जला के राख बना देता है। योरहा को फायर से कोई डैमेज नहीं होता और जमीन पर उतरते ही वो एलेक्स की तरफ दौड़ के आती है। वो एक्साइटेड होके कहती है कि वो अभी भी सबसे पावरफुल ऑफेंसिव मेज है जिसे वो जानती है, और ये बैटल उसे एकेडमी के दिनों में ले गई। वो टाइम जब उन्होंने एक 5 हेडेड ड्रैगन से फाइट की थी जिसकी स्किल्स अत्यंत हार्ड और अटैक सुपर ब्रूटल थे। लेकिन एलेक्स ने प्रॉपर तैयारी के बाद सिर्फ एक ही स्पेल से उस मॉन्स्टर को खत्म कर दिया था, और उसी जीत की बदौलत वे 68th फ्लोर तक पहुंच पाए। न्यू एकेडमी रिकॉर्ड। उस टाइम जब वो बॉस को हराकर एकेडमी लौटे थे तो उन्हें द बेस्ट टीम ऑफ द एरा कहा गया था। यहाँ तक कि उनकी ड्वार्फ इंस्ट्रक्टर रोजी भी समझ गई थी कि इन 4 स्टूडेंट्स में कुछ तो खास है। अनबीटेबल टीम वर्क, ट्रस्ट और परफेक्ट कोऑर्डिनेशन। हाँ, वे डंजन से घायल और खून में लथपथ लौटे थे, लेकिन चेहरे पर ह्यूज स्माइल्स थी, क्योंकि उन्होंने सिर्फ रिकॉर्ड नहीं तोड़ा था बल्कि उसे बुरी तरह स्मैश कर दिया था। प्रीवियस बेस्ट टीम तो बस 32nd फ्लोर तक ही पहुंची थी, और अब एलेक्स फिर से उसी लेजेंडरी ग्रुप का हिस्सा बनने की ओर बढ़ रहा है। आखिरकार ग्रेजुएशन का दिन आ ही गया और बॉनी रोजी ने अपने अंक घोषित किए। बस रीन कक्षा में चौथे स्थान पर रही, उसके बाद क्रेजा तीसरे, योरहा दूसरे, और आखिरकार एलेक्स, जो अब तक का सबसे शानदार स्कोर लाने वाला छात्र था और कक्षा का विदाई भाषण देने वाला था। उनके चेहरे पर खुशी और उम्मीद झलक रही थी, क्योंकि उन्होंने अपने प्रशिक्षक का मजाक भी सहा था और उसके लिए मार भी खाई थी। जब वे एकेडमी से बाहर निकल रहे थे, बाकी छात्र ईर्ष्या और आश्चर्य से उन्हें देख रहे थे, मानो यह अब तक की सबसे बेहतरीन पार्टी हो। बस एक ऐसा दल जो निश्चित रूप से महान बनने वाला था, और यह बात एलेक्स को भी पता थी कि जल्द ही वह निर्णय लेगा कि वह साहसी के रूप में करियर नहीं बनाएगा बल्कि दरबारी जादूगर बनना चाहता है। बस उसके दल के सदस्य थोड़े स्तब्ध हुए, लेकिन उन्हें समझ आ गया कि दरबारी जादूगर की जिंदगी अपेक्षाकृत आसान है, स्थिर वेतन है और काम में स्थिरता भी है। बस वे निराश जरूर थे, लेकिन एलेक्स को कभी दोष नहीं दिया और भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी। योरहा ने वादा किया कि एक दिन वे फिर से एक साथ काम करेंगे। बस वर्तमान में वही वादा साकार होता दिखता है जब योरहा और एलेक्स एक साथ जश्न मनाते हैं। बस एक गिलास शराब के बाद योरहा पूरी तरह नशे में धुत हो जाती है। उसे इस बात पर गुस्सा आता है कि वे अभी भी गहरी काल कोठरी में नहीं जा सकते, लेकिन जल्दी ही वही बेंच पर सो जाती है। एलेक्स मुस्कुराता है और याद करता है कि एकेडमी के दिनों में भी वे लगभग ऐसी ही थी। बस एक सच्चे सिंप की तरह वह अपनी जैकेट उसके ऊपर डाल देता है ताकि वह गर्म रहे। बस लेकिन बार के अंदर एक आदमी है जो सिंप लोगों को पसंद नहीं करता, क्योंकि वह सिग्मा ग्राइंड में है। वह एलेक्स के पास आता है और उसके बीटा होने का मजाक उड़ाता है, लेकिन एलेक्स उसे पूरी तरह अनदेखा कर देता है क्योंकि वह आदमी एंड्रू टेटर टॉट का फैन है। गुस्से में वह बोतल उठाता है, लेकिन एलेक्स तुरंत मैना शील्ड का इस्तेमाल करता है और हमले को रोक देता है। बस आदमी खुश होकर मुस्कुराता है कि आखिरकार उसे ध्यान मिला। बस वह पहले से जानता था कि एलेक्स दरबारी जादूगर है और कहता है कि उसे उम्मीद नहीं थी कि कोई कुलीन साहसी बनने की कोशिश में घूमेगा। बस फिर वह अपनी जेब से एक कार्ड निकालता है जो साहसी पास होता है और उसे मेज पर रख देता है। एलेक्स उलझन में है और पूछता है कि ये क्या है, लेकिन आदमी बस इतना कहता है कि बोटल से उसकी परीक्षा लेने के लिए माफी मांग रहा है। लेकिन एक शर्त भी है, अगर एलेक्स पास लेना चाहता है तो उसे अपना जादू दिखाना होगा। बस एलेक्स अभी भी उलझन में ही था कि योरहा बेहोशी की हालत में उठती है और गिल्ड मास्टर से पूछती है कि वह यहाँ क्या कर रहा है। बस एलेक्स समझ नहीं पाता कि पास क्यों दिया जा रहा है, लेकिन गिल्ड मास्टर बिल्कुल शांत रहता है। वह उन्हें ट्रेनिंग ग्राउंड ले जाता है और कहता है कि यह अंडरग्राउंड ट्रेनिंग एरिया है जहां वे लेवल अप करने वाले ग्रुप्स की परख करता है। यहीं एलेक्स अपनी ताकत दिखाएगा। योरहा कहती है कि शायद अभी सही समय नहीं है क्योंकि एलेक्स ने शराब पी है, लेकिन एलेक्स दावा करता है कि उसके पास अभी भी लड़ने का मन बचा है। गिल्ड मास्टर औपचारिक रूप से एलेक्स को लेवी के रूप में परिचित कराता है। पॉज। एलेक्स के दिमाग में घंटी बजती है क्योंकि वह समझता है कि गिल्ड मास्टर एक बहुत शक्तिशाली जादूगर है जिसने कुछ समय पहले एक एस रैंक पार्टी का नेतृत्व किया था। वह हंसते हुए कहता है कि ये अब धुंधली यादें हैं, जरूरतें सरल हैं, बस उसे अपने जादू से प्रभावित करना है। स्पारिंग सेशन शुरू होता है। बस एलेक्स अपने आक्रामक वज्र जादू का इस्तेमाल करता है, लेकिन लेवी कुशलता से बच जाता है और पानी का जादू फेंकता है। एलेक्स चकमा देता है और समझता है कि रेंज में लेवी का पलड़ा भारी है।
वह नजदीकी मुकाबले की रणनीति अपनाता है, लेकिन लेवी पीछे हटने के बजाय जमीन पर मुक्के पटकता है और सुदृढ़ीकरण जादू से अपनी गति बढ़ाता है। बॉस, लेवी एलेक्स पर दौड़ता है, किनारे करता है और अविश्वसनीय गति से उसके चारों ओर घूमता है। आखिरी मोमेंट में मुक्का मारने की कोशिश करता है, जिसे एलेक्स मैना शील्ड से रोकता है। मुक्के की तीव्रता से ढाल टूट जाती है और एलेक्स दीवार से टकराकर गिरता है। लेवी इसकी दृढ़ता देखकर प्रभावित होता है, लेकिन कहता है कि अधिकतर लोग इस मुक्के से बच नहीं सकते। एलेक्स धूल से बाहर निकलता है और कहता है कि लेवी वाकई एक सच्चा एस रैंक एडवेंचरर है। पॉज। उसका बेपरवाह स्वभाव देखकर लेवी थोड़ा उलझन में है, क्योंकि उसे उम्मीद थी कि एलेक्स डर और चिंता में होगा। लेकिन एलेक्स अब किसी नियम से बंधा नहीं है। वे पूरी तरह आजाद है और अपने जादू का पूरा इस्तेमाल कर सकता है। पॉज। लेवी हंसता है और पूरी ताकत से हमला करने को कहता है। पॉज। एलेक्स अपनी कड़ी लकड़ी निकालता है और उसे जादुई ब्लेड में बदल देता है। लेवी फिर पानी के गुब्बारे फेंकता है, लेकिन एलेक्स पहले गुब्बारे को चकमा देकर अगले पर वार करता है। आक्रामक नाटक में लेवी भी वैसा ही करता है, लेकिन यह सब एलेक्स की योजना है। पॉज। लेवी सब शक्तिवर्धक जादू का इस्तेमाल करता है, जाल बिछाता है और बिजली से हमला करता है, फिर दूसरी तरफ चला जाता है। पॉज। वह कुछ पलों के लिए स्थिर खड़ा रहता है और कहता है कि एलेक्स वाकई कुछ और ही है, क्योंकि उसने उसके जादू पर काबू पा लिया है। पॉज। लेकिन एलेक्स को हैरानी होती है कि लेवी का खेल अभी खत्म नहीं हुआ है। वह ड्रैगन के शल्कों से ढके जादुई दस्ताने निकालता है, ताकत बढ़ाता है और सीधे एलेक्स पर झपटता है। पॉज। मुक्के जमीन पर गड्ढा बनाते हैं, लेकिन एलेक्स पीछे नहीं हटता। वह बिजली का जादू चलाता है, लेकिन लेवी वार को झटक देता है। लेवी हमला करता है और एलेक्स पर मुक्का चलाता है, जिससे एलेक्स अपनी ढाल से रोक लेता है, लेकिन पीछे धकेल दिया जाता है। वो सोचता है कि अब इस राक्षस से निपटने के लिए क्या करूं। लेकिन लेवी के पास और भी चालें हैं, क्योंकि वो अपने गॉन्टलेट्स की खास क्षमता का इस्तेमाल करता है, जिससे उसकी सारी चोटें तुरंत ठीक हो जाती हैं। लेवी समझता है कि जितनी ज्यादा लड़ाई खींचेगी, जीतने की उसकी संभावना उतनी ही कम होती जाएगी। इसलिए वो हमला तेज कर देता है और लगातार वार करता है। एलेक्स हर वार को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन लेवी उससे ताना मारता है कि उसे और बेहतर करना होगा। एलेक्स भी थोड़ा मजाक करने का फैसला करता है, जो गिल्ड मास्टर को झुका देता है। वो शक्तिशाली पंच मारने की कोशिश करता है, लेकिन एलेक्स चकमा देकर हमला करने का अवसर पाता है। इससे गिल्ड मास्टर और भी परेशान हो जाता है, इसलिए वो हमले को तेज करता है। एलेक्स बड़ी चतुराई से उसके नीचे से चकमा देकर दीवार पर हमला कर देता है। हालांकि लेवी सांस लेने का मौका नहीं देता और दूसरा हमला करता है, जिससे एलेक्स ब्लॉक कर लेता है। लेकिन उसे हैरानी होती है कि गिल्ड मास्टर दिखने से कहीं अधिक शक्तिशाली है। दो हाथों से प्रहार करने से पहले नुकसान सोख लेता है, जिससे हवा में धूल का बादल उठ जाता है। जैसे ही धूल छटती है, एलेक्स बिना किसी चोट के बाहर निकलता है और फिर से लेवी के पीछे जाने की कोशिश करता है। योरा तुरंत अपने पुनर्जनन जादू का इस्तेमाल करके एलेक्स की मदद के लिए दौड़ती है। अचानक रिन ट्रेनिंग ग्राउंड में प्रकट होती है और लीवी का मजाक उड़ाती है कि वो एस रैंक साहसी और अपनी सबसे मजबूत कला का इस्तेमाल कम रैंक वाले पर कर रहा है। लीवी उसे चुप लाने के लिए कहता है, क्योंकि वो बस एलेक्स की सीमाओं को परख रहा था। रिन एलेक्स को उठाकर एक कमरे में ले जाती है, जहां वो आराम कर सके, लेकिन अजीब वजह से वो उसके पैरों पर बैठी लेती है। वो बातें करते हैं कि अब तक एक साथ कितनी बार हुए हैं। तभी रिसेप्शनिस्ट कमरे में आती और कहती है कि गिल्ड मास्टर को तुरंत जरूरत है। लिवी उसका चेहरा पकड़कर उसे कमरे से बाहर खींच लेता है, जबकि रेन ढेर सारी शराब लिए आती है और योरा से एलेक्स के साथ हुई सारी बातें बताने को कहती है। रेन गुस्से से कांपती है, क्योंकि उसे एहसास हुआ कि उसके दल ने उसे सारी सामग्री ढकवाई, इन्वेंटरी बनवाई, रक्षात्मक जादू के अलावा कोई जादू इस्तेमाल नहीं करने दिया और खंजर भी साथ नहीं रखा। वो अचानक योरा की ओर मुड़ता और पूछता है कि एलेक्स रक्षात्मक जादू कैसे करता था, जबकि एकेडमी में ही उसका काम था और वो इसमें कभी अच्छा नहीं रहा। योरा कहती कि एलेक्स ने इसे शुरू से सीखा और तब तक मेहनत की, जब तक वो पर्याप्त अच्छा नहीं हो गया। अब उसका रक्षात्मक जादू लगभग लेवी के स्तर का है। एलेक्स को एहसास होता है कि इतने समय तक युवराज की देखभाल करने के बाद भी उसे बेकार कहकर निर्वासित कर दिया गया। गुस्से में रेन अपनी बोतल तोड़ देती है, जिससे एलेक्स जग जाता है। बारिश देखकर वो थोड़ी हैरान होती है, जबकि योरा खुशी से कहता है कि गिल्ड मास्टर ने उसे पास दे दिया। एलेक्स बहुत खुश होता है, क्योंकि अब वे सभी एक समूह के रूप में उच्च स्तरीय काल कोठरी की ओर बढ़ सकते हैं। लेकिन रेन बताती कि पहले उन्हें कुछ और करना होगा, इसलिए इंतजार कर सकते हैं। एलेक्स समझ नहीं पाता कि वो क्या कह रही है, लेकिन रेन बताती है कि पहले उन्हें शाही शहर में घुसकर राजकुमार और उसके समूह से निपटना होगा। एलेक्स कहता है कि वो ऐसा कुछ नहीं करेंगे और योरा जोड़ता है कि दूसरे समूह से लड़ना सख्त मना है। एलेक्स रेन के कंधे पर हाथ रखकर कहता है कि रोमांच का आनंद लेना ही उसके लिए काफी है, अब उसे दरबार की परवाह नहीं। रेन जोर से कहती है कि उन्हें जीत मिल गई है। अब उन्हें दुनिया की सबसे ताकतवर पार्टी बनना है, जो राजकुमार को पूरी तरह परेशान कर सके। अगर देश में कभी कोई मुश्किल हुई, तो वे दुनिया की सबसे ताकतवर पार्टी के रूप में मदद के लिए आएंगे और मुंह पर ना कहना वाकई सेटिस्फाइंग होगा। एलेक्स समझता है कि यही सबसे अच्छा समझौता है और राजी हो जाता है कि वे दुनिया की सबसे मजबूत पार्टी बने। दूसरे कमरे में क्रिस्टा नाम की घायल एस रैंक एडवेंचरर है। रिसेप्शनिस्ट उसके शरीर पर पट्टियां बांध रही है, उसकी सांस तेज चल रही है। गिल्ड मास्टर परेशानी, क्योंकि अगर एस रैंक पार्टी मुश्किल में है तो पूरा गिल्ड मुश्किल में है।
क्रिस्टा लीवी को बताती है कि उनका दल अभी फंसा हुआ है और हर मदद चाहिए। गिल्ड मास्टर तुरंत आपातकालीन बैठक बुलाता है और सभी उच्च रैंक साहसी लोग 64वीं मंजिल पर बचाव अभियान के लिए जाते हैं। एलेक्स के कमरे में क्रिड्जा आती है। वे दोनों अब बेहतर तरीके से परिपक्व हैं। वो पूछती है कि मीटिंग में क्यों नहीं है। एलेक्स जवाब देता है कि वो ए रैंक एडवेंचरर नहीं है। क्रिड्जा अपना हील्स पैर डालती है और एलेक्स पूरी तरह ठीक हो जाता है। योरा और रेन कमरे में आते हैं। रेन उत्साहित होकर चिल्लाती है कि वे बचाव अभियान पर जा रहे हैं। वे एलेक्स को बताते हैं कि काल कोठरी थोड़ी अलग है, इस मंजिल पर जादू का इस्तेमाल नहीं कर सकते, इसलिए औषधियों पर निर्भर रहना होगा। एस रैंक पार्टी पूरी तरह खत्म हो चुकी थी, इसलिए क्रिस्टा को अकेले मदद के लिए भेजा गया था। एलेक्स क्रिड्जा से पूछता है कि वो ठीक थी क्योंकि उसकी विशेषता जादू को ठीक करना है। क्रिड्जा जवाब देती है कि उसने विरोध किया, लेकिन रेन ने वीटो किया और काल कोठरी में भेज दिया। वे झगड़ते हैं और योरा कहता है कि अब ये इस पर निर्भर है कि वे काल कोठरी में जाएं या नहीं, क्योंकि मुख्य और सबसे कठिन काम उसके पास है। एलेक्स मिशन के लिए सहमत हो जाता है और वे काल कोठरी की ओर निकलते हैं। प्रवेश द्वार पर खड़े रेन कहते हैं कि यहीं से उनके दल की किवंदती शुरू होगी। वे जल्दी से काल कोठरी में प्रवेश करते हैं, जहां उपचारात्मक जादू की अनुमति नहीं है, इसलिए औषधियों पर निर्भर रहना होगा। क्रिस्टा की गिल्ड के सदस्य 64वीं मंजिल के बॉस के पास फंसे हुए हैं, लेकिन पहले उन्हें बाकी सभी स्तर पार करने होंगे। रेन को अचानक एहसास होता है कि अगर वे एक एक स्तर पर जाएंगे तो बहुत समय बर्बाद होगा, लेकिन योरा अपने हाथ से एक जादुई क्रिस्टल निकालती है और कहती है कि क्रिस्टा ने उन्हें ये दिया है। इससे वे बाकी सभी स्तर छोड़कर सीधे 64वें स्तर पर टेलीपोर्ट कर सकते हैं। एलेक्स को तुरंत समझ में आता है कि ये क्रिस्टल कितनी दुर्लभ और कीमती वस्तु होगी, लेकिन क्रिस्टा का ध्यान सबसे पहले अपने साथियों को बचाने पर है, इसलिए उसने दूसरों को भी ये क्रिस्टल दे दिया ताकि वे सीधे लक्ष्य स्तर तक पहुंच सकें। योरा उन्हें बताती है कि 64वें स्तर का बॉस साफ साफ मरा हुआ प्राणी है, मतलब क्रासजा का वहां कोई फायदा नहीं होगा, और चूंकि वह खुद सहायक जादूगर है, लड़ाई का अधिकांश हिस्सा एलेक्स पर ही निर्भर होगा। रेन चेतावनी देती है कि अपना मैना संभाल कर रखें और छोटे मोटे दुश्मनों को उनके हवाले छोड़ दें, क्योंकि वो नहीं चाहती कि एलेक्स का मैना मरे हुए बॉस के सामने खत्म हो जाए। क्रासजा सहमत हो जाती है और कहती है कि अब से वे सचमुच मौत से लड़ेंगे, इसलिए इसे गंभीरता से लेना होगा। निराश होने की बजाय रेन पहले से कहीं ज्यादा जिंदा महसूस करती है और उत्साहित होकर कहती है कि उनकी महान पार्टी की कहानी अब शुरू होती है। फिर योरहा जादुई क्रिस्टल को हवा में उछालती है और वे तुरंत 64वें स्तर पर पहुंच जाते हैं। सामने एक गंदी गुफा है और जैसे ही वे कदम रखते हैं, ढाल और तलवार लिए मरे हुए कंकाल उठ खड़े होते हैं। रेन बिल्कुल भी नहीं डरती और अपना भाला निकालकर हमला करने लगती है। वो एक एक करके कंकालों को काटती और दावा करती है कि अब तक लेवल 64 बहुत आसान लग रहा है, लेकिन अचानक कंकालों का एक नया झुंड उनकी ओर बढ़ता है। रेन निडर होकर उनकी तरफ कूदती है, हर आने वाले को काटती रहती है। योरहा को चिंता होती है कि रेन उसके सहायक जादू की पहुंच से बाहर हो गई है। वो एलेक्स और जाफला के साथ रेन की मदद के लिए दौड़ती है। क्रासजा कहती है कि रेन ठीक है क्योंकि उसके पास एक शक्तिशाली प्राचीन कलाकृति है, एक काला भाला जो हमेशा धारदार रहता है और जिसे नुकसान पहुंचाना मुश्किल है। एक नासमझ बेवकूफ के लिए परफेक्ट हथियार। एलेक्स पूछता है कि क्या रेन को मदद चाहिए, लेकिन रेन कहती है कि ये बच्चों का खेल है और वो हर दुश्मन को खत्म करती रहती है। एलेक्स मुस्कुराता है और उनके साथ चलता है। तभी अचानक उसे पीछे किसी अजीब मौजूदगी का एहसास होता है और सहज ही एक बिजली का बोल्ट फेंक देता है। धूल साफ होने पर वहां कोई नहीं होता। एलेक्स सोचता है कि शायद ये झूठा अलार्म था, लेकिन वो तलवार निकालकर आगे बढ़ता है और हवा में वार करता है। ड्रामेटिक। तभी उसका वार एक अदृश्य शक्ति द्वारा रोका जाता है, जो खुद को ग्रिम रीपर बताती है। रेन मुस्कुराती और कहती है कि एलेक्स उतना थका हुआ नहीं लग रहा जितना उसने सोचा था। ग्रिम रीपर एलेक्स को पीछे धकेलता है और हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन एलेक्स वार टालकर रेन की ओर कूदता है। उसे एहसास होता है कि रेन उसकी क्षमताओं पर पूरा भरोसा करती है और वो अपनी पीठ पीछे भी उसे सुरक्षित रखने के लिए भरोसा करती है। ये जुड़ाव उसे ऊर्जा से भर देता है और वो अपनी जादुई तलवार लेकर ग्रिम रीपर पर वार करता है और तुरंत उसे मार देता है। वो योरहा से पूछता है कि क्या उसे पता था, और योरहा तुरंत माफी मांगती है कि उसने नहीं बताया। क्रासजा उसे रेन से बात करने को कहती है क्योंकि उसी ने सबसे पहले इसका सुझाव दिया था। एलेक्स रेन की तरफ मुस्कुराता है और वादा करता है कि एक दिन वह एहसान चुकाएगा, लेकिन रेन कहती है कि पहले काल कोठरी से जिंदा बाहर निकलना होगा। चारों दोस्त दुश्मनों को खत्म करने के लिए तैयार हो जाते हैं। एलेक्स और रेन मरे हुए कंकालों पर कूदते हैं, बाएं दाएं काटते और काटते हैं, जबकि योरहा उन्हें मैजिक से मजबूत करती है। रेन फैंसी चालों का इस्तेमाल करती है और हर कंकाल को मार देती है, जबकि क्रासजा धनुष से सटीक निशाने लगाती है। एलेक्स समझता है कि कंकालों की लहरें कभी खत्म नहीं होंगी, इसलिए वो सभी को अपनी ओर बुलाता है। तेज वज्र कौशल का प्रयोग करता है और पूरा क्षेत्र बिजली की तरह चमक उठता है। सभी कंकाल जले हुए टुकड़ों में बदल जाते हैं। रेन पलटकर पूछती है कि एलेक्स सिर्फ वज्र ही क्यों इस्तेमाल कर रहा है, जबकि एकेडमी में उसने कई आक्रामक मैजिक किए थे।
एलेक्स बहाना करता है कि वज्र सबसे तेज मैजिक है। रेन जानती है कि वो कुछ छिपा रहा है, लेकिन समय कम है इसलिए वो छुप रहती है। सामने से भयानक दहाड़ आती है। वे मान लेते हैं कि यह बॉस रूम होगा। रेन तैयार हो जाती है और योरहा के रीइंफोर्समेंट मैजिक के बाद वो उस तेज आवाज की ओर दौड़ती है। एलेक्स प्रभावित होता है, जबकि बाकी लड़कियां सुरंग के अंत तक उसका पीछा करती हैं। बाहर निकलते ही वे रेन को कगार पर देखते हैं, जो एक विशाल राक्षस और एक कटोरी की तरह दिखने वाले साहसी व्यक्ति का पीछा करता है। एलेक्स तुरंत उस आदमी को बचाना चाहता है, लेकिन रेन ध्यान नहीं देती। वो कहती है कि जादूगर का नाम लोकी है, जो रेक्रोमा समूह का सबसे बड़ा बदमाश है। क्राचा सिर हिलाकर कहती है कि लोकी वाकई चालाक सहायक जादूगर है। एलेक्स यकीन नहीं कर पाता, लेकिन लोकी चिल्लाते हुए रेन की मदद के लिए दौड़ता है और वादा करता है कि अगर मर गया तो हर दिन परेशान करेगा। रेन उसकी परवाह नहीं करती, लेकिन जब लोकी गिरता है और राक्षस उसे पकड़ने वाला होता है, एलेक्स तुरंत कार्रवाई के लिए तैयार हो जाता है। क्राचा कहती है कि इंतजार करो, यही लोकी का तरीका है। राक्षस लोकी की ओर बढ़ता है, तभी नीचे जाल एक्टिवेट होता है और उसे लावा में उड़ा देता है। एलेक्स चौंक जाता है, लेकिन क्राचा समझाती है कि लोकी वाकई चालाक है। राक्षस लड़खड़ाता है और अग्नि विस्फोटों का सामना करता है। लोकी हंसता है और कहता है कि ऐसी स्थिति में कोई भी लड़खड़ा सकता है, लेकिन उसकी मुस्कान फीकी पड़ जाती है जब क्रोधित राक्षस शक्तिशाली मैजिक विस्फोट करने वाला होता है। लोकी यकीन नहीं कर पाता कि वो जिंदा रहेगा, लेकिन रेन आखिरी मौके पर उसे बचा लेती है। लोकी को विश्वास नहीं होता कि वो बच गया है, जबकि एलेक्स और लड़कियां राक्षस से निपटने के लिए नीचे उतरते हैं। राक्षस एलेक्स पर हमला करता है, लेकिन योरहा अपनी जादुई ढाल से उसे बचा लेती है। एलेक्स वज्र मंत्र इस्तेमाल करता है, लेकिन राक्षस पलटकर रेन और लोकी की ओर दौड़ता है। एलेक्स चिल्लाता है और खतरे की चेतावनी देता है। वो एक और वज्र मंत्र फेंकता है, लेकिन धूल छटने पर उसे पता चलता है कि यह पर्याप्त नहीं था। रेन महसूस करती है कि राक्षस उसे पकड़ने वाला है। वे आखिरी उपाय अपनाती है और राक्षस के पैरों के बीच दौड़ते हुए उसे चकमा देती है। फिर लोकी को क्रासजा की दूर फेंकती है और योरहा कहती है कि जब तक राक्षस से निपटेंगे, लोकी सुरक्षित रहेगा। रेन तुरंत तैयार हो जाती है और भाला निकालती है। वे तब तक इंतजार करते हैं जब तक राजा लोकी को सुरक्षित नहीं ले जाती, और फिर अंतिम मुकाबले के लिए तैयार हो जाते हैं। यूरहा अपनी जादुई शक्ति से रैन के सारे आंकड़े बढ़ा देती है और रैन सीधे राक्षस की ओर दौड़ता है। वो उसके हमले से बचता है और हवा में उछलते हुए उसके चेहरे पर भाला घूम देता है। राक्षस उसकी कल्पना से कहीं ज्यादा ताकतवर है और जोर से रैन को हिलाकर जमीन पर गिरा देता है। यूरहा तुरंत घायल रैन की ओर दौड़ती है, लेकिन राक्षस उसे कुचलने की कोशिश करता है। शुक्र है, यूरहा अपनी ढाल का जादू चलाकर हमले को रोक देती है और रैन को संभलने का मौका देती है। दूसरी तरफ एलेक्स ऐसा दिखावा करता है जैसे वो किसी ऑर्केस्ट्रा का माइस्ट्रो हो और राक्षस के चारों ओर 5 जादुई घेरे बना देता है। लोकी हैरानी से कहता है, 3 घेरे बनाना ही मुश्किल है और ये एक साथ 5 बना रहा है, इससे तो लगता है ये कोई जीनियस है। क्रासजा मुस्कुराकर कहती है कि वो इससे कहीं ज्यादा कर सकता है। लोकी की आंखें फैल जाती हैं जब एलेक्स एक साथ 20 जादुई घेरे बना देता है। राक्षस उन पर झपटने की कोशिश करता है, लेकिन रैन उसके शरीर पर कूदकर उसकी पूंछ में भाला घूम देता है, जिससे एलेक्स को अपना जादू पूरा करने का समय मिल जाता है। एलेक्स की तैयारी पूरी होते ही वो राक्षस पर कूदता है और वज्र जादू के संयोजन से उसे उड़ा देता है। राक्षस वहीं सदमे में आ जाता है, लेकिन जब एलेक्स उसे खत्म करने की कोशिश करता है तो आश्चर्यजनक रूप से वो अगले हमले से बच जाता है। राक्षस तुरंत जादुई विस्फोट शुरू करता है, लेकिन क्रासजा एक जादू करके उसे कुछ समय के लिए अंधा कर देती है। योरहा भी जादू करती है, विशाल कड़ियां बनाती हैं और राक्षस वहीं फंस जाता है। रैन फुर्ती से हमला करता है, भाला घुमाकर राक्षस के सिर में भाला घूंप देता है। एलेक्स उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन राक्षस अब भी हिलने डुलने में सक्षम है और एक बार फिर शक्तिशाली जादुई विस्फोट करने की कोशिश करता है। एलेक्स बेखौफ खड़ा होता है और वो जादुई मंत्र तैयार करता है जो पूरी दुनिया में सिर्फ 2 लोग जानते हैं। एक है उसका गुरु इल्डाज, जिसने इसे बनाया, और दूसरा खुद एलेक्स, जिसने इल्डाज से इसे सीखा। जैसे ही राक्षस एलेक्स की ओर जादू प्रहार करता है, वो प्रतिबिंब जादू का प्रयोग करता है और दोगुनी तीव्रता से बदला लेता है। लेकिन राक्षस वाकई बहुत ताकतवर है और इससे भी बच निकलता है। बमुश्किल अपनी जान बचाकर राक्षस एक बार फिर हमला करने वाला होता है। इस बार एलेक्स परावर्तन जादू के साथ कई जादुई घेरे बनाता है और राक्षस को भयानक नरक में घेर लेता है। रैन राक्षस का सिर आधा काटकर काम पूरा करता है। विजय के बाद वे जश्न मनाने लगते हैं, लेकिन एलेक्स मदद के लिए लोकी को धन्यवाद देता है और वो कहता है कि वो पहले से सब जानता था क्योंकि वो दरबारी जादूगर है। एलेक्स जवाब देता है कि उसने वो काम छोड़ दिया है। लोकी कहता है कि ये राजकुमार और उसके दल के लिए बड़ा नुकसान है। फिर वो कहता है कि जिस राक्षस से वो लड़ रहे थे वो असली फ्लोर बॉस नहीं, बल्कि एक सब बॉस था। सब बॉस इतना मूर्ख था कि अपने पीछे खुद को अलग थलग कर लिया। एलेक्स और साथियों को ये सुनकर सचमुच चौंक लगती है।
लोकी बताता है कि सब बॉस असल में नेक्रोमैंसर है, काले कवच पहने एक शूरवीर की तरह। वो दावा करता है कि शारीरिक हमले उतने असरदार नहीं हैं और सिर्फ थोड़े समय के लिए काम करते हैं। फिर वो एलेक्स की ओर मुड़ता है और उसे जादू की छड़ी देता है जिसके सिरे पर क्रॉस बना है। एलेक्स तुरंत पहचान लेता है। लोकी बताता है कि ये प्राचीन कलाकृति है और एलेक्स के हाथ में आते ही वो तलवार में बदल जाती है। रैन हैरान है, पूछता है लोकी इतनी कीमती चीज क्यों दे रहा है। लोकी बस हंसता है और कहता है कि वो एलेक्स को मोहरा बनाकर इस्तेमाल करना चाहता है। सब चौंक जाते हैं, लेकिन लोकी समझाता है कि एलेक्स कमजोर जादूगर लगता है। अगर वो मोहरा बनेगा तो बॉस को अपनी ओर खींचेगा, फिर वे घात लगाकर बॉस को हराकर एस रैंक राक्षस को हराने का गौरव पा सकते हैं। इसी बीच एलेक्स और बाकी लोग कालकोठरी में अपनी जान बचाने के लिए संघर्ष कर रहे थे, जबकि राजकुमार और उसका दल महाद्वीप के दूसरे ओर थे। लेकिन उनकी हालत बिल्कुल उल्टी थी। वो गुफाओं में इधर उधर भागते हुए कैटरपिलर राक्षसों के झुंड से बचने की कोशिश कर रहे हैं। राजकुमार उलझन में है। कुछ महीने पहले ये निम्न स्तरीय कैटरपिलर राक्षस आसान अभ्यास होते, लेकिन अब इनसे लड़ना मुश्किल लग रहा है। वो अपनी जादूगरनी से चिल्लाता है कि जानवरों पर अपना आक्रामक जादू चलाओ, लेकिन जादूगरनी डर से कुछ भी नहीं करती और रोने लगती है। राजकुमार गुस्से में कहता है कि ये नीच दिमाग के हारे हुए लोग हैं और खुद राक्षसों का सामना करने के लिए आगे बढ़ता है। वो कसम खाता है कि तलवार की एक ही वार से उन्हें खत्म कर देगा, लेकिन जैसे ही वार करता है राक्षस की सख्त त्वचा पर वार लौट आता है और वो हिल जाता है। बिना देर किए राक्षस राजकुमार को थप्पड़ मारता है। वो जमीन पर गिरता है और साथियों को उसे बचाने के लिए दौड़ना पड़ता है। अपने साथियों की पीठ पर लादे जाने के दौरान राजकुमार सोचता है कि ये सब ठीक नहीं लग रहा। उसका शरीर भारी लगता है, हरकतें सुस्त हैं और तलवार बहुत भारी और मुश्किल लग रही है। उसे एहसास होता है कि ये सब तब शुरू हुआ जब उसने एलेक्स को अपनी पार्टी से निकाल दिया था। एलेक्स बेहतरीन दरबारी जादूगर था और सहायक जादू इतनी सहजता से करता था कि राजकुमार और पार्टी हमेशा सोचते थे कि वो अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली हैं। सच तो ये था कि एलेक्स ने उनकी क्षमताएं इतनी बढ़ा दी थी कि किसी को पता ही नहीं चलता, लेकिन राजकुमार कभी यकीन नहीं करता। वो बस सोचता है कि एलेक्स ने गुस्से में उसे श्राप दे दिया होगा। जब वो महल लौटता है, चिकित्सक मरहम पट्टी करते हैं। इसके बाद वो अपने निजी जादूगर वोगान को बुलाकर जांच करता है कि वो किस श्राप से जूझ रहा है। वोगान कुछ देर जांचता है, फिर बताता है कि कोई श्राप नहीं है। राजकुमार यकीन नहीं करता और दोबारा जांच करने को कहता है, क्योंकि उसे 30वीं लेवल के आसान राक्षस से निपटने में इतनी परेशानी नहीं होती, जबकि वो अब 40वीं मंजिल से आगे जा चुका है। वोगन एक पल रुककर सोचता है और जवाब देता है कि शायद इसकी वजह यह है कि उसके पास अब कोई सहायक जादू नहीं है। राजकुमार के अहंकार को ये बात चोट पहुंचती है और वो घमंड से कहता है, मुझे किसी सहायक जादू की जरूरत नहीं, ये सिर्फ बेहद कमजोर साहसी ही इस्तेमाल करते हैं। वोगन जानता है कि राजकुमार थोड़े मूर्ख हैं और कुछ भी नहीं समझते, लेकिन वो अपनी बात कहने से बचता है और पूछता है, क्या एलेक्स ने आपको नहीं बताया कि 30वीं मंजिल थोड़ी मुश्किल हो सकती है क्योंकि वहां जादू का सहारा काम नहीं करता? राजकुमार जवाब देता है, एलेक्स से काम किसान है, उसे इस बारे में कुछ पता नहीं। लेकिन वोगन इस बात पर यकीन नहीं करता। वो कहता है कि एलेक्स उस दिग्गज दल में था जिसने पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए और स्नातक होने से पहले ही 68वीं मंजिल तक पहुंच गया। राजकुमार हंसते हुए कहता है, कोई आम किसान ऐसा करने का सपना भी नहीं देख सकता। ये सब कहानियां तो आम लोग अपनी भलाई के लिए गढ़ते हैं। वोगन को एहसास होता है कि राजकुमार जैसे बेवकूफ से बहस करना बेकार है, लेकिन उससे पहले ही एक दूत दरवाजा खोलता है और राजकुमार को दरबार में बुलाया जाता है, क्योंकि उसके पिता राजा उसे पूर्व दरबारी जादूगर एलेक्स के बारे में बात करना चाहते हैं। राजकुमार उठकर वोगन के साथ दरबार के लिए निकलता है। दरबार पहुंचते ही वे अपने पिता को सिंहासन पर बैठे पाते हैं और पूछते हैं कि वे किस बारे में बात करना चाहते हैं। राजा सीधे सवाल करते हैं, क्या तुम्हें दरबारी जादूगर एल्डास याद है? राजकुमार थोड़ा उलझन में है क्योंकि वो उस समय बहुत छोटा था। राजा बताते हैं कि बहुत समय पहले एल्डास नाम का एक सरदार दरबारी जादूगर बनकर उनके पास आया था। उसका परिवार प्रभावशाली था, इसलिए उसे जादूगर के रूप में सिफारिश और चुना जाना आसान था। लेकिन एल्डास दूसरों से अलग था। उसने लगातार भेदभाव के खिलाफ लड़ाई लड़ी और राजा से कहा कि राज्य की कार्यप्रणाली बदलनी होगी। इस अपमान से क्रोधित होकर राजा ने उसे निर्वासित कर दिया और उसकी सभी उपाधियां और कुलनाम छीन लिए। राजकुमार मन ही मन हंसता है और कहता है, उस मूर्ख जादूगर को यही मिलना चाहिए था। कोई कुलीन भी राजा से इस तरह बात नहीं कर सकता। उसके पिता उदास आंखों से उसे देखते हैं और कहते हैं, एल्डास अलग था। उसने आम आदमी की तरह जादू अकेडमी में दाखिला लिया और अपनी कक्षाओं में अव्वल रहा। स्नातक होते समय वो अव्वल छात्र और विदाई भाषण देने वाला बना। इसी वजह से उसे एक बार फिर दरबारी जादूगर चुना गया, लेकिन इस बार सिर्फ उसके हुनर की वजह से, न कि परिवार के रुतबे से। राजा बताते हैं कि एल्डास उसे 2 साल तक ये सिखाता रहा कि आम लोगों के साथ कैसे व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि उनमें से कुछ के पास अद्भुत हुनर है,
लेकिन राजा ने उसकी एक न सुनी और एक दिन एल्डास अचानक गायब हो गया। राजकुमार उलझन में है कि पिता ये सब क्यों बता रहे हैं, लेकिन आखिरकार राजा कहते हैं कि अब समय आ गया है कि राज्य की कार्यप्रणाली सुधारी जाए और एलेक्स जैसे प्रतिभाशाली आम लोगों की जरूरत है। राजकुमार अपने कानों पर विश्वास नहीं करता और कहता है, एलेक्स एक बेकार इंसान है। लेकिन राजा एक फटा हुआ चर्म पत्र निकालते हैं जिस पर पूरी तीसरी मंजिल का विवरण, वहां पाए जाने वाले राक्षसों का नक्शा और उसे साफ करने का तरीका लिखा है। राजा का दावा है कि केवल वही व्यक्ति जो तीसरी मंजिल को कई बार साफ कर चुका हो उसे इतने विस्तार से लिख सकता है। राजकुमार चौंक जाता है और कहता है, हम किसी आम आदमी से मदद नहीं मांग सकते, ये मेरी शिक्षा के खिलाफ है। राजा शर्म से झुकते हैं और कहते हैं कि उसके अपने तरीके कई मायनों में गलत रहे हैं, लेकिन वो उन्हें सुधारेंगे। अब मूल्यांकन वर्ग और पद से नहीं बल्कि कौशल और शक्ति से किया जाएगा। राजकुमार अविश्वास से पिता को घूरता है, फिर बीमार होने का बहाना बनाकर दरबार छोड़ देता है। मुख्य काल कोठरी में लोकी अभी भी फ्लोर बॉस से निपटने की योजना बना रहा है। वो एलेक्स से कहता है कि सिर्फ दी हुई तलवार का इस्तेमाल करे, किसी जादू का नहीं। एलेक्स अभी पूरी योजना को नहीं समझ पा रहा है और कहता है, राक्षस शारीरिक प्रहारों से सुरक्षित है तो तलवार क्यों? राजा को अचानक एहसास होता है कि लोकी राक्षस को यह सोचने पर मजबूर करना चाहता है कि एलेक्स असल में तलवारबाज है, जादूगर नहीं, ताकि राक्षस उसे खतरा न समझे। लेकिन इसका मतलब उसे समझ नहीं आता, क्योंकि राक्षस वैसे भी हमला करेगा। लोकी अपनी उंगली हिलाते हुए कहता है कि वो यकीन है राक्षस बुद्धिमान है और अपनी चाल पहले से तय कर सकता है। वो तलवारबाजी में भी माहिर है। एलेक्स चौंक जाता है, लेकिन उत्साहित भी है क्योंकि वो सचमुच ऐसे राक्षस को देखना चाहता है। आखिरकार वे योजना पर सहमत हो जाते हैं, लेकिन बॉस रूम अभी दूर है। लोकी का दावा है कि वे आसानी से वहां टेलीपोर्ट हो सकते हैं। योरा घबरा जाती है और कहती है कि टेलीपोर्टेशन जादू बेहद गोपनीय है, सिर्फ उच्च अधिकारी इस्तेमाल करते हैं। लेकिन रेन जानता है कि लोकी इसे आसानी से कर सकता है। वो तुरंत जादुई घेरा बनाना शुरू करता है, जबकि एलेक्स योरा से बात करता है कि अगर टेलीपोर्टेशन जादू के दौरान पकड़े गए तो सारा दोष लोकी पर कैसे मढ़ेंगे। एलेक्स अभी भी भरोसा करने में हिचकिचा रहा है। योरा कहती है कि लोकी भरोसेमंद नहीं है, लेकिन विश्वसनीय है क्योंकि 2 साल पहले उसने उच्च श्रेणी के तहखाने को बिना किसी हताहत के साफ कर दिया था। एलेक्स हैरान रह जाता है और योरा आगे बढ़ती है, लोकी का समूह का नेता भी अच्छा इंसान है, इसलिए सब ठीक होना चाहिए। जादुई घेरा बन जाने के बाद वे उस पर खड़े होते हैं और पूरा क्षेत्र बैंगनी रंग का चमकने लगता है। योरा हैरानी से देखती है कि लोकी सचमुच टेलीपोर्ट मंत्र इस्तेमाल कर सकता है। वो चेतावनी देती है कि उन्हें सतर्क रहना होगा क्योंकि वे सीधे बॉस रूम में टेलीपोर्ट किए जाएंगे। वे रेन के ऊपर गिरते हैं और देखते हैं कि उनके सामने एक विशालकाय डार्क नाइट 3 लोगों के एक दल से लड़ रहा है। उस दल का जादूगर तुरंत आदेश देता है कि उनमें से एक पीछे हटकर मदद लेकर आए, क्योंकि अगर वे इस जगह से जिंदा निकलना चाहते हैं तो उन्हें जादूगर या उससे भी ऊंचे स्तर का होना पड़ेगा। लड़की तुरंत भाग जाती है, जबकि छोटा योद्धा नाइट पर हमला करने के लिए झपटता है, लेकिन जादूगर उस पर आग का जादू चलाने लगता है और हमला रुक जाता है। हालांकि शूरवीर के कवच पर एक खरोच तक नहीं आती और एल्फ को समझ आता है कि यहाँ वे पूरी तरह परास्त हैं। लेकिन इससे पहले कि वो कोई योजना बना पाए, रेन बेतहाशा तेजी से आगे निकल जाता है और अपना भाला राक्षस पर फेंकता है। शूरवीर उसे पीछे धकेलते हुए रोक देता है। रेन के चेहरे पर उत्साह झलकता है, ये राक्षस अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली है। एलेक्स चुपके से पीछे से हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन शूरवीर कूदकर वार को चकमा दे देता है। बॉस तुरंत नए विरोधियों की ओर दौड़ता है और तलवारों और भालों के वारों का सिलसिला जारी रखता है। क्रीजा और लोकी दोनों नए साहसी लोगों द्वारा छलांग लगाने के बाद बाकी 2 साहसी लोगों को सुरक्षित जगह पर ले जाते हैं। फ्लोर बॉस कोई कमजोरी नहीं दिखाता, हमले जारी रखते हुए उन्हें पीछे हटने पर मजबूर कर देता है। उसकी तलवारों की बौछार एलेक्स और रेन को थका रही है। रेन एक नई चाल आजमाता है और अपनी तलवार निकालकर राक्षस पर झपटता है, ठीक जैसे उसने सोचा था। शूरवीर हवा में उछलकर वार से बचता है, लेकिन रेन भाले के सिरे से उसका लबादा जमीन पर गाड़ देता है, जिससे वो अटक जाता है और एलेक्स को मौका मिल जाता है। एलेक्स तुरंत राक्षस पर हमला करता है और एक सटीक वार से शूरवीर का सिर धड़ से अलग कर देता है। उसका शरीर लंगड़ाकर जमीन पर गिर जाता है, लेकिन जैसे ही उन्हें लगता है कि लड़ाई खत्म हो गई है, शूरवीर फिर से जीवित हो जाता है और बिना सिर के खड़ा होकर एलेक्स और उसके साथियों की ओर बढ़ता है। एलेक्स को एहसास होता है कि ये कोई बिना सिर का घुड़सवार है और विशाल राक्षस जिसे उन्होंने पहले मारा था वही इसका सवार रहा होगा। बिना सिर का शूरवीर तेज रफ्तार से हमला करता है, लेकिन एलेक्स मुश्किल से वार को रोक पाता है। रेन तुरंत हमला करता है और एलेक्स के साथ मिलकर शूरवीर को दूर धकेल देता है। लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई। शूरवीर अपना सिर पकड़कर ऊर्जा के विस्फोट से उसे शरीर पर वापस लगा देता है। फिर से एलेक्स पर वार करता है, जो मुश्किल से रोक पाता है, लेकिन दीवार से टकराकर गिर जाता है। शुक्र है कि योरा अपनी ढाल का इस्तेमाल करती है और एलेक्स की जान बच जाती है। एलेक्स जल्दी से उपचार औषधि पीता है और रेन के साथ जुड़ जाता है ताकि उसे भी पुनर्जीवित होने का समय मिल सके। वे मरे हुए राक्षस के खिलाफ लड़ाई जारी रखते हैं, जबकि लोकी अपनी योजना पर ध्यान केंद्रित करता है।
अंततः लोकी युद्ध के मैदान में प्रकट होता है और पूरा अखाड़ा बैंगनी जादुई आभा से जगमगा उठता है। शूरवीर घबरा जाता है, उसे एहसास होता है कि लोकी एक जादूगर है और यही उसकी मौत का रास्ता है। फ्लोर बॉस अविश्वसनीय गति से दौड़ता है और एलेक्स कुछ कर पाने से पहले उसकी छाती पर वार करता है। लोकी का बेजान शरीर खून से लथपथ जमीन पर गिर जाता है, लेकिन यह सब उसकी योजना का हिस्सा था। राक्षस ठीक उसी जगह पर पहुंच जाता है जहां लोकी चाहता था और बर्फ के ढेर में फंस जाता है, जिससे उसकी गति धीमी हो जाती है। रेन तुरंत एक टेलीपोर्टेशन जादुई जाल बनाता है, राक्षस के पीछे पहुंचता है, उसे चाकू मारता है और पीछे हट जाता है। दूसरी छोटी लड़ाकू भी मदद के लिए आगे आती है, लेकिन शूरवीर भागने में कामयाब हो जाता है और फिर फंस जाता है। राक्षस बहुत नाराज हो जाता है और स्पाइडरमैन की तरह दीवार पर चढ़कर जादूगर से निपटता है। वह सीधे क्रेजा पर हमला करता है, लेकिन लोकी बीच में कूदकर उसे अपने जादुई ब्लेड से रोक देता है। योरहा तुरंत सुदृढ़ीकरण जादू का इस्तेमाल करती है और शूरवीर को फंसाने के लिए जंजीरों का गुच्छा बनाती है। लोकी कोई योद्धा नहीं है, लेकिन शूरवीर को पकड़कर इतनी देर तक रोकता है कि जादू उसे फंसाने में कामयाब हो सके। लोकी पूरी तरह थक कर गिर जाता है और एलेक्स की ओर देखता है, उसे अपने अद्भुत जादू से शूरवीर खत्म करने के लिए कहता है। एलेक्स तुरंत तैयार हो जाता है और पकड़े गए शूरवीर को घेरने के लिए ढेर सारे जादुई घेरे बनाता है। छोटी योद्धा हैरान है, उसने पहले किसी को एक साथ 5 जादुई घेरे बनाते नहीं देखा। लोकी को एहसास होता है कि कुछ गड़बड़ है, क्योंकि एलेक्स का मन कमजोर लग रहा है। वो खुद को खड़ा करने के लिए संघर्ष करता है और ज्यादा जादुई घेरे बनाता है। वो घुटनों के बल गिर जाता है। रेन की आशंका से घबरा जाता है, लेकिन फिर से खड़ा होकर और मन लगाता है ताकि राक्षस को एक बार में खत्म कर सके। जब फ्लोर बॉस के चारों ओर जादुई घेरे पर्याप्त हो जाते हैं, एलेक्स अपने वज्र जादू का इस्तेमाल करता है, जिसे त्वरण मंत्र से बढ़ाया गया है। पूरा इलाका बिजली से गूंज उठता है और फ्लोर बॉस भारी जादुई शक्ति से दर्द में चीखता है। लेकिन ये भी काफी नहीं होता, वो जंजीरों को तोड़ने लगता है। रेन हैरान है, वो समझ नहीं पा रहा कि इतना शक्तिशाली जादू झेलते हुए भी शूरवीर कैसे आगे बढ़ सकता है। योरहा समझती है कि उन्हें जल्दी खत्म करना होगा, क्योंकि उसका सीलिंग जादू ज्यादा देर तक नहीं टिक पाएगा। एलेक्स जानता है कि योरहा भी सीमा पर है, इसलिए वह जादुई प्रभाव बढ़ाने की कोशिश करता है, लेकिन नाकाम रहता है। लोकी दूर से देखता है और समझता है कि यह एलेक्स का दिन का दूसरा बड़ा जादुई विस्फोट है। अगर कोई सामान्य इंसान एलेक्स के पहले माना का आधा भी इस्तेमाल करता तो कोमा में चला जाता, लेकिन एलेक्स भी इंसान है और लगता है कि वो अपनी चरम सीमा पर पहुंच गया है। उसे यकीन नहीं हो रहा कि वो अपनी टीम को इस काम में विफल होने देगा। उसे याद है कि कितनी बेरहमी से उसे दरबारी जादूगर के पद से भगा दिया गया था, और हालांकि उसने स्कूल के दोस्तों को छोड़ दिया था, योरहा ने फिर भी खुशी खुशी उसे अपने ग्रुप में शामिल किया था। रेन और क्रेजा दोनों ही एलेक्स के साथ पूरी तरह तालमेल में थे और जानलेवा परिस्थितियों में भी उन पर पूरा भरोसा रखते थे। इससे एलेक्स में अचानक ऊर्जा की लहर दौड़ती है और वो अपनी छड़ी को ऐसे लहराता हुआ आगे बढ़ता है मानो कोई ऑर्केस्ट्रा में सबसे बड़ा संगीतकार हो। वो अपने सभी जादुई चक्रों को मिलाकर एक अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली बिजली का ड्रैगन बनाता है, जो राक्षस को हराने की उसकी आखिरी उम्मीद है। लोकी और बाकी लोग इस शक्ति के प्रदर्शन को देखकर बस दंग रह जाते हैं। शूरवीर समझ जाता है कि अब वो बड़ी मुसीबत में है। वह अपनी पूरी ताकत लगाकर योरहा की जादुई जंजीरों को तोड़ता है और सीधे उस पर झपट पड़ता है। शुक्र है कि एलेक्स पूरी तरह तैयार था और उसने अपना बिजली का ड्रैगन सीधे राक्षस पर छोड़ा। शूरवीर अपनी विशाल तलवार से उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन एलेक्स का जादू इतना शक्तिशाली है कि एक ही वार में वह केवल राख बचा पाता है। एलेक्स थके हुए धुंध में जमीन पर गिर पड़ता है, क्योंकि उसका शरीर हिलने डुलने से इनकार करता है। लेकिन उसे यह जानकर खुशी होती है कि उसका दल सुरक्षित है और किसी को गंभीर चोट नहीं आई। योरहा तुरंत उसके ऊपर प्रकट होती है और उसकी जान बचाने के लिए धन्यवाद देती है, जिससे एलेक्स में फिर से ऊर्जा भर जाती है। वह उठकर योरहा से पूछता है कि क्या उसे चोट लगी थी। रेन और क्रेजानी वहां पहुंचते हैं और एलेक्स को धन्यवाद देते हैं, क्योंकि उसकी वजह से वे सभी सुरक्षित रहे। लेकिन रेन जल्दी समझ जाता है कि एलेक्स अपनी कुछ भावनाओं और दरबारी जादूगर के रहते हुए अनुभव किए गए हादसों को छुपा रहा है। एलेक्स को बताता है कि वे सभी उसके दोस्त और दल के सदस्य हैं। रेन वादा करता है कि एलेक्स को अपनी बेचैनी और अंदर चल रही हर बात साझा करनी होगी, जो उसके व्यवहार में बदलाव का कारण बन रही है। एलेक्स को एहसास होता है कि इस दुनिया में उसके सच्चे दोस्त हैं और वह अब कुछ भी छुपाने का वादा करता है। लोकी भी आता है और दावा करता है कि उसने कई जादूगरों को देखा है, लेकिन इतने सारे मंत्रों का एक साथ प्रयोग कभी नहीं देखा। वो कहता है कि अगर एलेक्स ना होता तो शायद वे सब अब तक मर चुके होते। रेन यह सुनकर कहता है कि लोकी अब एलेक्स का बहुत बड़ा एहसानमंद है, और लोकी सहमत हो जाता है। वह बेले से बात करता है और दावा करता है कि वे एलेक्स को सिफारिश देने के लिए तैयार हैं। एलेक्स थोड़ा उलझन में है, लेकिन बेले समझाती है कि अगर वह एस रैंक एडवेंचरर बनना चाहती है तो उसे एस रैंक वाली पार्टी और एस रैंक बिल्ड मास्टर की सिफारिश दोनों चाहिए। वह वादा करती है कि एस रैंक पार्टी का नेता होने के नाते खुशी खुशी उसकी सिफारिश करेगी। वे हाथ मिलाते हैं
और जिंदा होने और फ्लोर बॉस को हराने की खुशी में अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। गिल्ड लौटकर एलेक्स को उसके प्रयासों के लिए बड़ा इनाम मिलता है और पूरा गिल्ड लेवल 64 के बॉस को हराने की उसकी और उसकी टीम की सफलता की चर्चा कर रहा होता है। लेकिन एलेक्स बहुत थका हुआ है और दोस्तों के साथ कुछ दिन आराम करना चाहता है। इसी बीच गिल्ड मास्टर उसे रोकता है और कहता है कि उसकी पुरानी नौकरी से कोई आया है। एलेक्स का पेट तुरंत कांप जाता है और वह सोचता है कि शायद राजकुमार मजाक उड़ाने और दल को धमकाने आया है। लेकिन आगंतुक वोगन होता है, नया दरबारी जादूगर। एलेक्स उसका अभिवादन करता है और वोगन सीधे मुद्दे पर आता है, पूछता है कि क्या एलेक्स काल कोठरी में युवा राजकुमार को मारने की योजना बना रहा था। एलेक्स हैरान रह जाता है और वोगन की उलझन भरी आंखों से उसे देखता है। वोगन पूछता है कि एलेक्स ने राजकुमार को यह क्यों नहीं बताया कि उसकी पार्टी कितनी कमजोर है। एलेक्स विनम्रता से जवाब देता है कि अगर उसने कोशिश भी की होती तो राजकुमार कभी उसकी बातें ना सुनता और ना पसंद करता। वोगन सहमत नहीं है क्योंकि उसे एहसास है कि उसे कितना घटिया काम करने के लिए मजबूर किया गया। एलेक्स जान जाता है कि वोगन नया दरबारी जादूगर है और बधाई देने की कोशिश करता है, लेकिन वोगन पर कोई असर नहीं होता। वह दावा करता है कि वह दरबारी जादूगर नहीं बल्कि एक बिगड़ैल बच्चे का महिमा मंडित ताई है। वोगन कहता है कि यह काम उसके समय की बड़ी बर्बादी है और बताता है कि राजकुमार ने अपने दल के साथ तीसरी मंजिल पार करने की कोशिश की लेकिन बुरी तरह घायल हुआ। एलेक्स डरा हुआ है लेकिन वोगन उसे चिंता न करने के लिए कहता है क्योंकि राजकुमार बच गया और ठीक हो गया। अब वोगन को राजकुमार को इस शहर तक ले जाने का आदेश मिला है। एलेक्स शब्दहीन है जब वह पूछता है कि क्या राजकुमार भी यहाँ है। वोगन हिल न कर बताता है कि राजकुमार अभी भी नफरत करता है और उसे कष्ट में देखना चाहता है। एलेक्स पूछता है कि राजकुमार कहाँ है और तय करता है कि उससे बात करके सब कुछ हमेशा के लिए सुलझाएगा। वोगन उसे प्रशिक्षण मैदान में ले जाता है जहां अखाड़े के अंदर राजकुमार खड़ा उसका इंतजार कर रहा होता है। वह एलेक्स की ओर मुड़ता है और बताता है कि उसके पिता राजा राज्य की कार्यप्रणाली बदलना चाहते हैं और उसके पास उनकी बात मानने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। एलेक्स हैरान है, लेकिन राजकुमार आगे कहता है कि सिर्फ इसलिए कि वह उनकी बात मान रहा है इसका मतलब यह नहीं कि वह उस पर विश्वास करता है। किसानों और आम लोगों के साथ काम करने वाले रईसों का हश्र मौत से भी बदतर होता है और एलेक्स जैसे किसानों को उन कुलीन रईसों की हर बात माननी चाहिए जिनका खून शुद्ध और पवित्र माना जाता है। राजकुमार अचानक एलेक्स की कमीज पकड़ लेता है और रोते हुए कहता है कि उसके जैसा किसान कभी भी अगले राजा बनने के लिए पर्याप्त नहीं होगा क्योंकि उसे उस दबाव का एहसास ही नहीं है। एलेक्स ये सुनकर गंभीरता से जवाब देता है कि राजकुमार की सोच पूरी तरह गलत है। वो कहता है कि अगर राजकुमार ने कभी उसकी सलाह मानी होती तो अब वो कहीं बेहतर जगह पर होता और एक ज्यादा मजबूत साहसी बन चुका होता। ये बात राजकुमार के दिल को चुभती है और वो चिल्लाता है कि एलेक्स अपना किसान वाला मुंह बंद रखे। फिर वो अपनी तलवार निकालकर पूर्व दरबारी जादूगर वोगन को द्वंद्व युद्ध के लिए चुनौती देता है और चिल्लाता है कि वोगन राजा को अपनी योजनाएं बदलने के लिए मनाए ताकि वो किसानों के साथ इंसान जैसा व्यवहार शुरू कर सकें। वोगन थोड़ी देर रुकता है और अगर एलेक्स को एक निष्पक्ष द्वंद्व युद्ध में हराया गया तो वो उसकी शर्तों पर सहमत हो जाता है। एलेक्स तुरंत राजकुमार पर झपटता है और तलवार से वार करने की कोशिश करता है। एलेक्स आसानी से वार को रोकता है लेकिन देखता है कि राजकुमार दो छोटे खंजरों जैसी प्राचीन कलाकृतियों का इस्तेमाल कर रहा है। वह उसी कहता है, आओ आदमी की तरह सामना करो, और अपने हमलों की झड़ी जारी रखता है जिन्हें एलेक्स बिना सोचे समझे रोकता रहता है। एलेक्स को याद आता है शस्त्रागार में वो पल जब उसने राजकुमार को तलवार की जगह खंजर इस्तेमाल करने का सुझाव दिया था क्योंकि तलवारें उस समय उसके लिए बहुत भारी थी। खंजरों के साथ राजकुमार पहले से तेज है लेकिन एलेक्स के सामने उसकी कोई सानी नहीं है। वो बस किनारे हट जाता है और राजकुमार गिड़गिड़ाते हुए जमीन पर गिर जाता है। गुस्से से लाल राजकुमार फिर से उठता है और अपनी पूरी ताकत से हमला शुरू कर देता है। वहीं वोगन बताता है कि उसने राजकुमार को खंजर इस्तेमाल करने पर मजबूर किया था क्योंकि उसे ऐसे बेवकूफ बर्दाश्त नहीं होते जो नहीं जानते कि वो क्या कर रहे हैं। एलेक्स लगातार राजकुमार के हर हमले को नाकाम करता है और अपनी छड़ी निकाल लेता है। राजकुमार घृणा से छड़ी को देखता है, याद करता है कि जब वो अकेले एक भी लेवल पार नहीं कर पाया था तब वो कितना उलझन में था। तभी उसे एहसास होता है कि वो इतना शक्तिशाली सिर्फ एलेक्स के सहायक जादू की वजह से महसूस कर रहा था। वो विश्वास करने से इनकार कर देता है और सोचता रहता है कि उसकी ताकत कम होने के पीछे कौन कौन से कारण और श्राप हो सकते हैं। आखिरकार वोगन ने एलेक्स द्वारा राजधानी छोड़ने से पहले बनाई गई योजना के टुकड़े टुकड़े कर दिए। एलेक्स ने हर अंश को बखूबी चित्रित किया, हर राक्षस और उसे हराने के तरीकों का वर्णन किया और राजकुमार की कमजोरियों और खूबियों को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ने के सबसे सही रास्ते सुझाए। राजकुमार को तभी एहसास होता है कि एलेक्स वाकई तलापति है, लेकिन वो इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता। वो चिल्लाता है कि एलेक्स अपनी कलाकृतियां प्रकट करे और असली ताकत दिखाए। ये सुनकर एलेक्स फैसला करता है कि अब तमाशा खत्म करना होगा और वार करने से पहले अपनी पुरानी तलवार निकालता है।
सिर्फ आभा ही राजकुमार की पैंट गीली करने के लिए काफी थी और वो कांपने लगता है, हिलने दुलने में असमर्थ। पल भर में एलेक्स उसकी ओर दौड़ा और अपनी तलवार पूरी ताकत से घुमाई जिससे धूल का विशाल बादल बन गया। जब बादल छटा तो राजकुमार जमीन पर कांपता हुआ पाया गया, लेकिन उसे कोई चोट नहीं लगी क्योंकि एलेक्स ने वार बगल की जमीन पर किया था। राजकुमार आखिरकार टूट जाता है और कहता है कि वो अपनी जान दे दे क्योंकि वो कुछ भी नहीं कर पाया। वो एलेक्स को याद दिलाता है कि पार्टी में उसके साथ कैसा व्यवहार हुआ था, लेकिन एलेक्स बस हंसता है और उसे उठाने के लिए हाथ बढ़ाता है। राजकुमार अब शांत हो चुका होता है और खुद ही उठकर माफी मांगता है। वो दरबारी जादूगर की पोशाक निकालकर एलेक्स को दे देता है। एलेक्स उलझन में खड़ा है, लेकिन वोगन कहता है कि राजा उसे वापस दरबारी जादूगर के रूप में चाहते हैं। वो मुहर वाला चर्म पत्र निकालता है। एलेक्स एक पल के लिए देखता है और पूछता है कि क्या ये आदेश है। वोगन जवाब देता है कि नहीं, ये बस एक अनुरोध है। एलेक्स मुस्कुराता है और निमंत्रण अस्वीकार कर देता है। कहता है कि अब वो एक ऐसे दल का हिस्सा है जिसे वो छोड़ना नहीं चाहता। राजकुमार एलेक्स पर पोशाक फेंक देता है और वापस जाने के लिए मुड़ जाता है, वोगन को साथ बुला के कि अब उसे और ट्रेनिंग चाहिए। एलेक्स अखाड़े से राजकुमार को जाते हुए देखता है और महसूस करता है कि आज राजकुमार पूरी तरह इंसान बन चुका है और अब राज्य शायद बेहतर हाथों में है। अगले दिन एलेक्स अपने दोस्तों से पूछता है कि क्या वो आजाद है, क्योंकि उसे उनसे एक एहसान मांगना है। सब बताते हैं कि वो फ्री है, लेकिन जैसे ही एलेक्स कहता है कि वो उन्हें शहर घुमाना चाहता है, रेन तुरंत रोने लगता है कि पेट में बहुत तेज दर्द है और उसे पूरा दिन टॉयलेट में बिताना होगा। क्रेजा कहती है कि उसे जरूरी काम याद आ गया और वो कमरे से निकल जाती है। एलेक्स को जोरा के साथ जाने के लिए कहती है। जोरा हंसते हुए पूछती है कि क्या एलेक्स किसी और दिन शहर घूमना चाहेगा। वो जवाब देता है कि उसे बस कोई चाहिए जो उसे घुमाए, और जोरा उत्साह से कहती है कि वो उसे वो हर जगह दिखाएगी जो वो जानती है। वो पहले बाजार पहुंचते हैं जहां जोरा बताती है कि फिजित साहसी लोगों का शहर है और लगभग हर जगह से हथियार और औषधियां मिल सकती हैं, लेकिन असली खजाना ढूंढना हो तो बाजार की अच्छी जानकारी जरूरी है। जोरा उसे धोखेबाज व्यापारियों से सावधान रहने को कहती है जो नौसिखियों को बरगलाने की कोशिश करते हैं। आयरोनिकली वो खुद एक व्यापारी के झांसे में आ जाती है जो ऐसी गोलियां बेच रहा है जिससे वो सबीना कारपेंटर जैसी दिख सकती है। एलेक्स उसका हाथ पकड़ के उसे दूर खींच लेता है और जोरा का दिल तेज धड़कता है। खैर, वो फिर बाजार में घूमते हैं और एलेक्स कहता है कि वे रेन या क्रेजा को खरीदारी करने दे सकते हैं। जोरा भरोसा नहीं करती क्योंकि पिछली बार जब उन्होंने उन्हें खरीदारी करने भेजा था, रेन ने जोरो का कॉस्प्ले करने के लिए तलवारें और क्रेजा ने एक बड़ा टेडी बियर खरीद लिया था। वो कहती है कि अब पार्टी की खरीदारी उन पर भरोसा नहीं किया जा सकता। एलेक्स भी मानता है क्योंकि उसने केवल कैंडी और नकली गोलियां खरीदी थी। वो तय करता है कि अब से पार्टी की खरीदारी वो खुद करेगा, और जोरा ये सुनकर खुश हो जाती है। इसकी कुछ देर बाद उन्हें एक कैफे दिखाई देता है और एलेक्स सभी को आराम करने का सुझाव देता है। कॉफी पीते हुए एलेक्स पूछता है, तो क्रेजा और रेन, तुम लोग लोकी के इतने खिलाफ क्यों हो? जोरा थोड़ी मुस्कुराते हुए कहती है, ये लंबी कहानी है। वह बताती है कि ये सब रेन की कलाकृति मिलने से पहले शुरू हुआ था और वह हमेशा की तरह थोड़ा लापरवाह और बेफिक्र था। युद्ध के मैदान में अपने हथियारों को बेतहाशा इधर उधर फेंकता रहता था, लेकिन बाहर निकलते ही उनका बहुत ख्याल रखता था। एलेक्स को अपने एकेडमी के दिनों की ये बात याद आती है जब उसने नया हथियार खरीदने से इनकार कर दिया था क्योंकि पुराना हथियार उसके लिए बहुत खास था। फिर जोरहा मुख्य कहानी पर आती है। वह बताती है कि 2 साल पहले वे काल कोठरी में एक ओरांग समूह से मिले थे जो एक शक्तिशाली राक्षस से जूझ रहा था। उन्होंने मदद करने का फैसला किया। संयोग से लोकी और वेल भी वही मौजूद थे, इसलिए सबने मिलकर काम किया। लड़ाई के दौरान रेन ने अपने शरीर को ढाल की तरह इस्तेमाल करके एक ओरांग साहसी को राक्षस के हमले से बचाया। हालांकि वह ठीक होने का नाटक कर रहा था, लेकिन बाहर निकलते समय गिर पड़ा। लोकी और वेल ने उसे उठाने में मदद की, लेकिन बेहोश होने के बावजूद रेन ने अपने भाले को कसकर पकड़ा और हर कदम पे लोकी के सिर पर वार करता रहा। ये देख लोकी गुस्से में आता है और भाला फेंक देता है। कहता है, बहुत टूट गया है, रेन को नया भाला ले लेना चाहिए। एलेक्स सब साफ समझ जाता है। जोरा समझाता है कि रेन उस समय बहुत गुस्से में था और बात को और बिगाड़ने के लिए लोकी ने उसे रोने धोने से मना किया था, क्योंकि वैसे भी हथियार तो डिस्पोजेबल होते हैं। जोरा कहता है कि अगर लोकी ने अपना मुंह बंद रखा होता तो मामला जल्दी सुलझ जाता, लेकिन अब उनकी बनती नहीं है। जोरा इस बात से थोड़ा निराश होता है कि उनके बीच हालात कैसे बिगड़ते जा रहे हैं, लेकिन एलेक्स ज्यादा उत्सुक है कि क्रेजा लोकी को क्यों नापसंद करती है। जोरा जवाब देता है, क्रेजा उसे अप्रिय समझता है। उसे लगता है कि वह जहां भी जाता है मुसीबतें ही लाता है। इसके बाद वे अपनी खरीदारी की यात्रा फिर से शुरू करते हैं और एकेडमी के दिनों को याद करते हैं जब उन्हें औषधियां खरीदने के लिए पैसे इकट्ठा करने पड़ते थे।
तभी जोरहा की नजर एल्विन रिबन नाम की एक दुर्लभ वस्तु पर पड़ती है जो जादुई शक्ति बढ़ाती है। वह इसे खरीदना चाहती है, लेकिन लगता है कि ये उसके बजट से बाहर है। जैसे ही वह सोचती है कि क्या करे, एलेक्स बिना मोल भाव किए ही उसे खरीदने का फैसला कर लेता है और कहता है, ये तुम्हारा हक है, तुम्हारा जादू हमारी पार्टी में लड़ाई जारी रखता है। जोरहा रेवन पाकर बहुत खुश होती है और वे फिर से शहर में अपनी यात्रा जारी रखते हैं। वे सूर्यास्त देखने के लिए घंटाघर पर चढ़ते हैं और अपनी यात्रा का अंत करते हैं। एलेक्स कहता है, अब सचमुच मैं एक साहसिक व्यक्ति जैसा महसूस कर रहा हूँ। ये सुनकर जोरहा अचानक परेशान हो जाती है और स्वीकार करती है कि जब वह राजधानी में एलेक्स से मिली थी तो उसे लगता था कि वह उसकी परिस्थितियों का फायदा उठा सकती है। ये जानते हुए कि एलेक्स अभी अभी अपने पद से नौकरी से निकाला गया है, उसने उसे अपनी पार्टी में शामिल होने का आमंत्रण दिया, लेकिन अब उसे लगता है कि ये जगह उसके लिए सही नहीं है। वह एलेक्स से कहती है, अगर तुम्हारी महत्वाकांक्षाएं बड़ी हैं तो शायद तुम्हें अपना फैसला बदलना पड़े। वो हल्की सी मुस्कान के साथ कहता है कि अब इन छोटी मोटी बातों का उस पर कोई असर नहीं पड़ता। उसका कहना है कि उसने अपने पूरे पास्ट को पीछे छोड़ दिया है और अब अपने दोस्तों के साथ मिलकर स्ट्रॉन्गेस्ट एडवेंचरर बनने का थॉट उसे सच में खुशी देता है। ये सुनकर योरहा की खुशी लिटरली चेहरे पर चमकने लगती है और वो तुरंत उसे याद दिलाती है कि अब अपना दिया हुआ प्रॉमिस तोड़ना बिल्कुल अलाउड नहीं है। वो हाफ जोकिंग हाफ थ्रेटनिंग टोन में कहती है कि अगर एलेक ने भागने की कोशिश भी की तो वो रेन को भेजकर दुनिया के आखिरी कोने तक उसका पीछा करवा देगी, क्योंकि उसे पता है कि एलेक हर चीज दिल में दबा कर रखने वाला लड़का है। तभी एलेक अचानक सीरियस होकर बोलता है कि उसे एक कन्फेशन करना है, और ये सुनते ही योरहा की एक्सपेक्टेशंस एकदम हाई हो जाती हैं। वो आंखें बंद करके थोड़ी सी उसकी तरफ झुक भी जाती है, जैसे अब कोई रोमांटिक लाइन आने वाली हो। लेकिन अगले ही पल एलेक कहता है कि रेन से लगी हुई बेट हारने के बाद अब उसे सीक्रेट्स छुपाने की परमिशन नहीं बची। ये सुनकर योरहा का चेहरा तुरंत लाल हो जाता है। गुस्सा, शर्म और इरिटेशन एक साथ हिट करते हैं। वो उसके सामने अपनी एम्बैरेसमेंट दिखने से बचने के लिए जल्दी से मुंह दूसरी तरफ घुमा लेती है। अगली सुबह रेन एलेक का ब्लैंकेट एक झटके में खींचती है और उसे उठाकर डांटना शुरू कर देती है कि वो रात भर उन अजीब कॉम्प्लिकेटेड किताबों में अपना टाइम वेस्ट क्यों कर रहा है। एलेक धीरे से बोलता है कि वो बस कुछ समझने की कोशिश कर रहा था, लेकिन रेन कहती है कि उसे इतना दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं, बस अपनी रूटीन फॉलो करो और आगे बढ़ो। फिर वो ऑर्डर देती है कि जल्दी तैयार हो जाओ, क्योंकि एडवेंचरर्स अपनी मॉर्निंग सनराइज से पहले शुरू करते हैं। एलेक जैसे ही तैयार होता है वो एक्साइटमेंट के साथ कहता है कि चलो आज भी रूटीन वैसे ही करते हैं। उनकी मॉर्निंग रूटीन का सबसे डेंजरस हिस्सा होता है वुडन सोर्ड्स के साथ एक फेक ड्यूअल। लड़कियां सुबह सुबह इन दोनों की ओवर एनर्जेटिक वाइब्स देखकर सिर पकड़ लेती है। एलेक बताता है कि पिछले 4 सालों में उसके पास लड़ने का ज्यादा मौका नहीं था, इसलिए अब उसे रेन और बाकी सभी को कैचअप करने के लिए डबल मेहनत करनी होगी। लेकिन आज तो ट्विस्ट ये होता है कि एलेक रेन को सरप्राइजिंगली आसानी से रोक लेता है और ड्यूअल वहीं खत्म हो जाता है जब एलेक की वुडन स्वॉर्ड 2 हिस्सों में टूट जाती है। एलेक थोड़ा हंसकर बोलता है कि आज तो उसे पूरा यकीन था कि वो जीत जाएगा, जबकि रेन मजाक में कहता है कि 100 साल में भी उसके खिलाफ जीतने का सपना मत देखना। रेन फिर से प्रॉपर वेपन्स के साथ रीमैच की चैलेंज देता है, लेकिन योरहा बीच में आकर दोनों को रोक देती है, इससे पहले कि ये दो बच्चे सच में फिर से भिड़ जाएं। उसी समय लोकी एंट्री मारता है और कैजुअली पूछता है कि क्या उन्हें अपने मॉर्निंग ट्रेनिंग में एक एस रैंक एडवेंचरर की गाइडेंस चाहिए। सब उसे ऐसे इग्नोर कर देते हैं जैसे वो हवा हो, क्योंकि सच कहें तो कोई भी उसके इरिटेटिंग बिहेवियर से डील नहीं करना चाहता। लेकिन जैसे ही लोकी बोलता है कि उन्होंने ही तो इन लोगों को एस रैंक की रिकमेंडेशन दी थी, पूरा ग्रुप एक साथ उसकी तरफ पलट कर देखता है। योरहा सीधे उससे एस रैंक कार्ड दिखाने को कहती है। लोकी पहले मजाक बनाता है और फिर कंडीशन रखता है कि रेन उसे हमेशा रूड बिहेव करने के लिए माफी मांगे तभी वो कार्ड देगा। रेन गुस्से में भड़कने ही वाली होती है कि तभी वैल और क्रिस्टा अंदर आ जाते हैं। क्रिस्टा आते ही लोकी के सिर पर हल्की सी चपत मारती है और बताती है कि वो दोनों गिल्ड मास्टर की तरफ से ऑफिशियल एस रैंक कार्ड देने आए हैं। वेल समझाता है कि उनकी रिकमेंडेशन के साथ गिल्ड मास्टर ने अप्रूवल दे दिया है और उनकी पार्टी लास्टिंग पीरियड अब ऑफिशियली एस रैंक बन चुकी है। ये सुनकर योरहा की एक्साइटमेंट लिटरली एक्सप्लोड कर जाती है। क्रिस्टा एलेक को बताती है कि एस रैंक पार्टी बनने का मतलब है कि अब वो आर्काना डंजन्स में ऑफिशियली एंट्री ले सकते हैं, जो नॉर्मल डंजन्स के 64th फ्लोर से भी ज्यादा रिस्क भरे होते हैं। ये सुनकर एलेक थोड़ा टेंस हो जाता है। वैल और क्रिस्टा उसे शांत करते हैं और कहते हैं कि अगर उसे किसी भी चीज में हेल्प लगे तो वो बस बताए, क्योंकि वो अभी भी एलेक का पूरा एहसान चुकता नहीं कर पाए। तभी सेलोकी फिर अपनी इरिटेटिंग टाइमिंग मारकर लड़कियों को लंच पर इनवाइट करता है। लड़कियां उसे साफ साफ मना कर देती हैं और फिर एलेक और रेन को बता देती हैं कि सेलोकी सबको लंच खिलाने की बात कर रहा था। भूखे एलेक और रेन तो उसी समय हाँ बोल देते हैं, लेकिन सेलोकी तुरंत अपनी ही बात से पीछे हट जाता है। पर आज एलेक और रेन का मुफ्त खाने का मूड फुल ऑन है।
वो सेलोकी को प्रैक्टिकली घसीटते हुए रेस्टोरेंट तक ले जाते हैं। वहां पहुंचकर पूरा ग्रुप मजे से खाना शुरू कर देता है। एलेक कहता है कि अब वे सच में एक रियल एस रैंक पार्टी बन चुके हैं। रेन उसे वार्न करता है कि अगर उसने सेल्फ डाउट की एक भी लाइन निकाली तो वो यहीं सबके सामने उसकी पिटाई कर देगा। एलेक हंसते हुए बोलता है कि आज कोई नेगेटिविटी नहीं, बस सेलिब्रेशन। वो वेटर्स को इंस्ट्रक्ट करता है कि उनकी सबसे एक्सपेंसिव ड्रिंक्स लेकर आए, और सेलोकी तो देखते ही डर जाता है। उनकी पार्टी देर रात तक चलती है और योरहा एक सिप स्ट्रॉन्ग ड्रिंक लेते ही बेहोश हो जाती है, क्योंकि वो इतनी हैवी अल्कोहल हैंडल ही नहीं कर पाती। एलेक कहता है कि एस रैंक प्रमोशन से योरहा बहुत खुश हुई होगी, लेकिन क्रजाया साफ साफ बताती है कि योरहा सिर्फ इसी वजह से एक्साइटेड नहीं थी। वो कहती है कि योरहा इसलिए खुश थी क्योंकि एलेक ने राजा का साथ छोड़कर उन्हें चुना था। एलेक कहता है कि वो बातें अब बीते जमाने की है, लेकिन रेन बोलता है कि कुछ इश्यूज अभी भी क्लियर होने बाकी है। रेन इरिटेशन में बताता है कि पिछली बार जब प्रिंस उसे उठाकर ले जाने की कोशिश कर रहा था, तब एलेक ने बिना कुछ बोले सब संभाल लिया था, और अगर वो वहां होता तो प्रिंस की हर हड्डी तोड़ देता। तभी गिल्ड की रिसेप्शनिस्ट भागते हुए आती है और क्रजाया को अर्जेंटली बुलाती है, क्योंकि बहुत सारे घायलों का इलाज करना है। क्रजाया तुरंत वहां पहुंचती है और इंजर्ड एडवेंचरर्स का ट्रीटमेंट शुरू कर देती है। रिसेप्शनिस्ट बताती है कि आज अनयूजुअली ज्यादा लोग घायल हुए हैं। क्रजाया पूछती है कि क्या ये लोग किसी मॉन्स्टर अटैक में जख्मी हुए हैं। वो बताती है कि नहीं, उन्हें मॉन्स्टर्स ने नहीं, इंसानों ने हमला किया है। ये सुनकर क्रजाया शॉक में पड़ जाती है। फिर रिसेप्शनिस्ट उसे शैडो गिल्ड के बारे में बताती है, एक क्रिमिनल ग्रुप जो एडवेंचरर्स पर ही हमला करता है। क्रजाया और ज्यादा चिंतित हो जाती है। गिल्ड मास्टर उसे एक कमरे में लेकर जाता है जहां एक बैडली इंजर्ड लड़की लेटी होती है। वो बताता है कि ये ओलिविया है, नेमलेस पार्टी की मेंबर, और शैडो गिल्ड ने उस पर हमला किया है। ये बोलकर गिल्ड मास्टर वहां का बाकी काम देखने निकल जाता है। क्रजाया ओलिविया के शरीर पर बने डीप वुंड्स देखकर समझ जाती है कि हीलिंग बेहद लंबी चलेगी। जैसे ही वो ट्रीटमेंट शुरू करती है, ओलिविया उसका हाथ पकड़कर पूछती है कि वो कहाँ है। क्रजाया बताती है कि वो गिल्ड मास्टर के ऑफिस में है और उस पर शैडो गिल्ड ने हमला किया था। ये सुनते ही ओलिविया गुस्से से भर जाती है और उस ट्रेटर को कोसने लगती है जिसने ये सब करवाया। वो क्रजाया से कहती है कि उसे जल्दी ठीक कर दे ताकि वो तुरंत जाकर उस गद्दार को पकड़ सके, लेकिन क्रजाया सख्ती से मना कर देती है क्योंकि इतनी बुरी तरह घायल व्यक्ति को हिलाना भी रिस्क भरा है। ओलिविया गुस्से में उसकी शर्ट पकड़कर उठने की कोशिश करती है, लेकिन हालत खराब होने की वजह से तुरंत बेहोश हो जाती है। क्रजाया पूरा ट्रीटमेंट शुरू करती है, घाव साफ करती है, हीलिंग मैजिक लगाती है और पूरे ध्यान से उसकी ब्रीडिंग स्टेबलाइज करती रहती है। उसे याद आता है कि ओलिविया एक फेमस स्वॉर्ड मास्टर है और वो सोचती है कि आखिर कौन इतने बोल्ड तरीके से उस पर हमला कर सकता है। इलाज करते करते कब सुबह हो जाती है उसे पता भी नहीं चलता और वो ओलिविया के पास ही सो जाती है। दूसरी ओर एलेक पुस्तकालय में आर्काना काल कोठरी के बारे में और ज्यादा जानकारी कलेक्ट कर रहा था, तभी एक लड़के ने उसका नाम पुकारा। एलेक थोड़ी कंफ्यूजन के साथ पूछता है कि क्या वे एक दूसरे को जानते हैं, और लियोर्ग नाम का लड़का मुस्कुराता हुआ जवाब देता है कि उसे बहुत भूख लगी है और एक अच्छी मिठाई उसे जल्दी बोलने पर मजबूर कर देगी। एलेक अपनी क्यूरियोसिटी कंट्रोल करते हुए लड़के को कुछ स्वीट्स देता है और फिर बताता है कि वो एस रैंक पार्टी नेमलेस का मेंबर है। ये सुनते ही एलेक लगभग अपनी कॉफी पीते पीते रुक जाता है और लियोर्ग से पूछता है कि वो उससे क्या चाहता है। लड़के ने खुलकर बताया कि उसने उसके बारे में बहुत कुछ सुना है और इसी वजह से वो उसे काल कोठरी पर रेड करने के लिए अपनी टीम में ज्वाइन करने का इनविटेशन देने आया है। अगली सुबह क्रास्टे डिसाइड करती है कि वो ओलिविया से मिलने जाएगी और उसका हालचाल पूछेगी, लेकिन बाहर से ही किसी के रिदमिक फुटस्टेप्स की आवाज उसे सुनाई देती है। दरवाजा खोलते ही वो देखती है कि ओलिविया अपने बिस्तर पर बैठी है, लकड़ी की तलवार थामे घायल होने के बावजूद लगातार स्वॉर्ड प्रैक्टिस कर रही है। वहीं गिल्ड मास्टर थके हुए चेहरे के साथ बस वहीं बैठे उसे क्वाइटली ऑब्जर्व कर रहे हैं। क्रास्जिया तुरंत ओलिविया से कहती है कि तलवार नीचे रखे, वरना उसके वुंड्स फिर से ओपन हो जाएंगे। फिर वो गिल्ड मास्टर की तरफ मुड़कर फर्मली कहती है कि वे बस बैठे बैठे उसे देखने के बजाय एक्शन क्यों नहीं लेते। गिल्ड मास्टर शांति से जवाब देते हैं कि उन्होंने रोकने की कोशिश की थी, लेकिन ओलिविया ने बिल्कुल नहीं सुना। उन्हें लगता है कि ओलिविया जैसी स्टबर्न को सिर्फ क्रास्जिया ही मैनेज कर सकती है। ओलिविया अचानक थोड़ी रूड टोन में इंटरप्ट करती है, मेरे पैर अभी भी ठीक काम नहीं कर रहे और तुम्हें अपना काम करना चाहिए ताकि मेरे लेग्स जल्दी ठीक हों और मैं अनफिनिश्ड बिजनेस कंप्लीट कर सकूं। गिल्ड मास्टर अब उसकी तरफ देखकर शांत होकर कहते हैं कि वो अपनी बातें बंद करे और बताए कि उस पर अटैक किसने किया, लेकिन ओलिविया फर्मली कहती है कि चाहे वो कितनी बार पूछ ले, उसका जवाब वही रहेगा। क्रास्जिया तुरंत बीच में आती है और गिल्ड मास्टर को थोड़ी फोर्स से बाहर निकाल देती है, क्योंकि उसे अब ओलिविया के वुंड्स पर पट्टियां बांधनी है। इतना कहकर वो गिल्ड मास्टर को कमरे से बाहर भेज देती है और ओलिविया के पास लौटती है। वो उसकी पट्टियां चेक करती है और उसके लेग्स पर नए बैंडेजेस लगाती है ताकि वुंड्स इन्फेक्शन फ्री रहें और हीलिंग सही तरीके से हो। ओलिविया उसकी तरफ देखती है और पूछती है कि क्या वो बाकी लोगों की तरह ये जानने में इंटरेस्टेड नहीं है कि उस पर हमला किसने किया, लेकिन क्रास्जिया को पिछली रात उसकी आंखों में दिखी बेचैनी याद आती है, जब वो चिल्ला रही थी कि जिस पर उसने भरोसा किया था वही उससे बिट्रे कर गया।
क्रजिया धीरे से कहती है कि उसे दूसरों के प्राइवेट मैटर्स में दिलचस्पी नहीं है, वो बस अपने काम से मतलब रखती है। ये सुनकर ओलिविया थोड़ी रिलैक्स हो जाती है और झुककर पिछली रात की बदतमीजी पर माफी मांगती है। वो कहती है कि दर्द और हालात की वजह से वो मेंटली वीक हो गई थी और बिना वजह एटीट्यूड दिखाने लगी थी, जबकि क्रजिया ने उसकी जान बचाई थी। क्रजिया हल्के से मुस्कुराती है और ओलिविया के माथे पर एक सौम्य सा किस कर देती है। ओलिविया चौंक जाती है, दीवार से टिक जाती है और कहती है कि वो इस तरह की नहीं है। लेकिन क्रजिया समझाती है कि ये बस एक सूदिंग मैजिक टेक्निक है जिससे पेशेंट्स आराम महसूस करते हैं। ओलिविया को अचानक माथे पर वार्मथ महसूस होती है, जैसे बचपन में माँ दिया करती थी। उसका मन शांत होने लगता है और वो कुछ गर्म पीने की मांग करती है। क्रजिया उसके लिए चाय डालकर नाश्ता लेने बाहर चली जाती है। ट्रेनिंग ग्राउंड में वापस आकर एलेक रेन और योरहा को बताता है कि उसकी मुलाकात नेमलेस पार्टी के लुओ से हुई थी और उसने उन्हें लैबिरिंथ डंजन में एक रेड के लिए इनवाइट किया है। रेन हंसते हुए उसे छेड़ता है कि एलेक जरूर उसके चाम में पड़ गया होगा। वो मजाक में कहता है कि कभी कभी तो उसे खुद भी डाउट होता है कि एलेक पूरी तरह से स्ट्रेट है या नहीं। फिर वो बताता है कि लुओ एक एल्फ है और उसकी उम्र उन तीनों की कुल उम्र से भी ज्यादा है। एलेक इस बात से जेन्युइनली शॉक्ड होता है क्योंकि उसे अंदाजा भी नहीं था कि एल्स कितने लंबे समय तक जीते हैं, वो भी इतने यंग दिखते हुए। एलेक आगे बताता है कि लुओ और उसकी टीम जल्द ही डंजन के लास्ट फ्लोर तक पहुंचने वाली है, लेकिन किसी इमरजेंसी की वजह से उन्हें बीच में ही रुकना पड़ेगा। तो इसीलिए वो चाहते हैं कि एलेक और उसकी टीम जाकर फाइनल बॉस को खत्म कर लें और डंजन कोर क्रिस्टल्स हासिल कर लें। एलेक दंग रह जाता है क्योंकि लास्ट फ्लोर क्लियर करना मतलब ढेर सारा पैसा और मैसिव फेम। इसीलिए वो पूछता है कि ऐसा कौन सा अर्जेंट काम आ गया कि वो इतना बड़ा मौका छोड़ रहे हैं। लुओ बताता है कि शैडो गिल्ड ने ओलिविया पर हमला किया था और उनकी टीम इसे बिना बदला लिए छोड़ने वाली नहीं है। इतना कहकर वो एलेक को उस लास्ट क्लियर्ड फ्लोर का क्रिस्टल देता है, गुडविल दिखाने के लिए। रेन उसे रोककर कहता है कि ये सब थोड़ा फिशी लग रहा है, उन्हें डायरेक्ट सेकंड लास्ट फ्लोर तक भेजना, क्रिस्टल दे देना, ऊपर से शैडो गिल्ड से भी निपटना, ये सब बहुत ज्यादा परफेक्ट लग रहा है। लेकिन योरहा की राय अलग है। वो कहता है कि लुओ थोड़ा एक्सेंट्रिक जरूर है, लेकिन वही अपनी टीम को परफेक्ट बैलेंस में रखता है और उनकी ट्रू पावर बाहर निकालता है। रेन और ज्यादा सोचने का मूड नहीं रखता और कहता है कि जैसा माहौल आएगा वो वैसे निपट लेंगे। अभी उन्हें पहले ओलिविया को लेकर डंजन जाना चाहिए क्योंकि क्रजिया ने उसका इलाज पूरा कर दिया होगा। जब वे हॉस्पिटल पहुंचते हैं तभी एक रिसेप्शनिस्ट घबराते हुए उनसे टकराती है और कहती है कि वो उन्हें ढूंढ ही रही थी क्योंकि क्रजिया के साथ कुछ गड़बड़ लग रही है। एलेक और बाकी लोग तुरंत अंदर जाते हैं और देखते हैं कि क्रजिया नशे की हालत में हॉलवे लड़खड़ा रही है। एलेक उसे गिरने से पहले पकड़ लेता है। क्रजिया बताती है कि ओलिविया ने उसे ड्रग कर दिया और वो बदला लेने के लिए अकेले ही डंजन भाग गई है। रेन भड़क जाते हैं और कहते हैं कि क्रजिया उस बदतमीज औरत के लिए बहुत ज्यादा सॉफ्ट थी, उसे कुछ दिनों तक दर्द में ही रहने देना चाहिए था। क्रजिया गुस्से से जवाब देती है कि ओलिविया घायल है और अभी अगर वो लड़ने गई तो शायद बच भी ना पाएगी। रेन को कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके अनुसार ओलिविया एक एस रैंक एडवेंचरर है, उसे खुद की जिम्मेदारी खुद उठानी चाहिए, हर बार उसके पीछे भागने की जरूरत नहीं है। क्रजिया बहस बंद कर देती है और दृढ़ता से कहती है कि ओलिविया सिर्फ इसलिए डंजन भागी क्योंकि क्रजिया ने उसके पैरों का इलाज कर दिया था, इसलिए अब उसे बचाना उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। चाहे उसे अकेले ही क्यों न जाना पड़े, वो उसे वापस लाएगी। जैसे ही एलेक ये बात कहता है, बाकी टीम तुरंत साफ कर देती है कि वो उसे अकेले अंदर नहीं जाने देंगे। पूरा ग्रुप तुरंत अपनी अपनी तैयारी करने लगता है। रेन हल्की मुस्कान के साथ कहता है कि वैसे भी उनका टारगेट इस बार फाइनल फ्लोर तक पहुंचना था, तो ये तो बस एक छोटा सा डिटूर ही हुआ। और यहीं से माहौल थोड़ा इंटेंस होने लगता है क्योंकि कुछ ही देर बाद वो सब उस बड़े अजीब और थोड़ा भारी लगने वाले एंट्रेंस तक पहुंच जाते हैं। योरहा एक गहरी सांस लेकर एलेक को बताती है कि ये डंजन पूरा टेलीपोर्ट ट्रैप से भरा पड़ा है, मतलब एक गलत कदम और इंसान पता नहीं कहां फेंक दिया जाता है। कई एडवेंचरर्स ऐसे ही भटक कर गायब हो जाते हैं और कभी वापस नहीं आते। तभी अचानक रेक्रोमा की बेल पुफ करके उनके सामने प्रकट हो जाती है और सब चौंक जाते हैं। वो सीधा एलेक की तरफ दौड़कर कहती है कि ऐसे डंजन में खो जाना सुपर रिस्की है, इसलिए एलेक को हर वक्त उसका हाथ पकड़कर चलना चाहिए। फिर थोड़ी शर्माते हुए कहती है कि लुओ ने ही उसे भेजा है क्योंकि उसे पता चला कि ओलिविया अकेले अंदर घुस गई है, और ऑकवर्ड सी टोन पर जोड़ती है कि वो फिर से एलेक का थिक एंड स्टडी स्टाफ मैजिक में बड़े बड़े चैंट्स के साथ एक्शन करते देखना चाहती है। योरहा का धैर्य वहीं खत्म हो जाता है। वो बेल को पीछे हटाते हुए बोलती है कि उनकी पार्टी नेमलेस की तरह बिखरी हुई नहीं है, यहाँ टीम वर्क सबसे इंपॉर्टेंट है और डंजन क्लियर करने के लिए ये 4 लोग काफी हैं। एलेक थोड़ी कंफ्यूजन में देखता है तो योरहा बताती है कि नेमलेस भले ग्रुप लगे, लेकिन असल में सब अपनी अपनी स्पीड पर लड़ते हैं, जैसे सोलो रन हो। रेन हंसते हुए कहता है कि अगर लुओ अपनी मीठी मीठी बातें न करता तो वो लोग कभी स्क्वाड भी न बन पाते।
बेल बताती है कि नेमलेस अंदर तो साथ जाता है, पर बाहर बिहेव ऐसे करता है जैसे एक दूसरे को बैरली जानते हो।